बिहार में इलेक्शंस आ रहे हैं, आपको लगता है प्रशांत किशोर जी को बीजेपी ने प्लांट किया है? वो हर दिन हमारी सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं। मतलब हम उनको प्लांट करेंगे, अपने खिलाफ ही पौधा प्लांट करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, सीड्स डालेंगे, प्लांट करेंगे, उसको पानी देंगे, कहेंगे आओ हमें गाली दो। जब मखाना का बोर्ड बनाया गया तो सबसे ज्यादा तकलीफ लालू प्रसाद यादव जी को ही, और उसके खिलाफ उन्होंने काम करना शुरू किया। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पिछले 11 साल में 55,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, 704 नए पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है, हजारों लोगों को घर मिला है, लाखों लोगों तक बिजली पानी जैसी बेसिक चीजें पहुंची हैं। राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले केरला में एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि साउथ इंडिया के लोगों के अंदर ज्यादा दिमाग होता है, नॉर्थ इंडिया का अहम हिस्सा है बिहार। इसका मतलब कह रहे हो बिहारियों में दिमाग नहीं है? 18 साल से लगातार जंगल राज की सरकार बाहर है, और 25 साल या किससे तो कांग्रेस नहीं आई है। बिहारियों के खिलाफ स्टालिन के भाई जो एमपी भी हैं तमिलनाडु से, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पे आके बिहारी टॉयलेट साफ करते हैं। रेड्डी साहब जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के तेलंगाना के, उन्होंने ये कहा था कि हमारा तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। और तेजस्वी यादव साथ खड़े थे और मौन सहमति थी। तो तेजस्वी यादव क्या बिहार के बारे में सोचते हैं? पहले 18 साल उनके पिताजी ने और उनकी माताजी ने 18 साल पहले दिखाया, तब उनका जंगल राज था, और आज बेटे ने दिखा दिया। कांग्रेस का इतिहास है, यहाँ पे महिलाओं के साथ जब जब बदसलूकी और बदतमीजी हुई है, और ऑफिस के अंदर हुई है और ऑफिस बेरर्स द्वारा हुई है, तो आदमियों को हमेशा प्रोटेक्ट किया गया है। कई फैमिली में लड़की पैदा हो भी जाती है पर उसको पीछे बांध के रखते हैं, चाहे वोट मिले या ना मिले। किसी का धर्म पूछ के उनको पीएम आवास योजना नहीं मिलती। जो इस बात से कंफ्यूज है कि वो कौन से धर्म के हैं, इसीलिए पूरी कांग्रेस कंफ्यूज है कि भैया हमने कौन से धर्म का साथ देना है। जातिगत जनगणना करानी है लेकिन अपनी जाति तो नहीं बतानी है। जबकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है इसमें विमेन इतनी प्रोमिनेंट पोजीशंस में है, तब हाँ, भी 3 सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी और अब उनकी बेटी, उसके अलावा और कोई महिला नहीं है। मैं अभी भी 1 साल से ऊपर हो चुका है, वो बात करती हूँ पसीना आना शुरू हो जाता है मेरे हाथ पे, घबराहट होती है जब मैं रिलिव करती हूँ वो मोमेंट। शुक्र है, वो कहते हैं ना जो राम जी करते हैं, शायद अगर वो वीडियो नहीं आता तो मेरी कहानी किसी के सामने नहीं आती, पार्टी उसको दबा दे। उन्होंने मेरे को चलाना शुरू कर दिया जोर जोर से। उस कमरे में 4 आदमी थे, इतना ही बड़ा कमरा था, इससे छोटा कमरा था यहाँ तक, इस टेबल तक, क्योंकि ये आदतन अपराधी था। वो वहाँ पे महिला पत्रकारों के साथ भी गाली गलौज करके बात करते हैं, वो सबसे बदतमीज से बात करते हैं। सब जानते हैं भूपेश बघेल का आदमी है। भूपेश बघेल कितने बड़े बदमाश हैं ये सभी जानते हैं। बदमाश को तो मेयर बनाया हुआ था। डर लगता है भाई, कौन आवाज कौन आसानी से कौन उठाता है? Good evening, ma'am. Welcome to Fem Forward podcast. How are you feeling in this candid space? Thank you for having me here. And अभी तक बहुत अच्छा है. Let's see how it goes and how comfortable you make me feel with the questions. कितने धारदार होते हैं, कैसे होते हैं. Let's take it one by No, one. I made it a very fun conversation because politics की बातें अब already बहुत ज़्यादा आपका चलता ही है टीवी में. Politics is what keeps me very comfortable and energetic. Yeah. So who are you outside of politics? Who's Radhika Khera outside the world of debates? Outside the world of debates, I am a hardcore politician, and since the age of 17 was when I joined politics. तो तब से लेकर मैंने पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। हाँ, कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा 1 डिग्री और ऐड कर ली पढ़ाई करके, लेकिन 24 घंटे फ्रॉम द एज ऑफ 17 आई हैव नॉट डन एनीथिंग अदर देन पॉलिटिक्स। तो मुझे अगर कोई कुछ बोलेगा कि ऑल्टरनेट करियर या कभी कुछ और करना पड़ जाए तो मेरे हाथ पैर फूल जाएंगे। मुझे नहीं और कुछ नहीं आता, शायद मुझे घर में रोटी बनानी भी नहीं आती। So you're literally all about politics. Yes, सोते जागते खाते पीते, I think only that's great. 24/7. I like it. Yeah. So as long as I'm happy, I don't really. So at the age of 17, what was the driving force? You know, it's एक्चुअली मैं पॉलिटिशियन कभी बनना नहीं चाहती थी। Okay. मैं गलती से पॉलिटिशियन बन गई। सो 1 पेपर देना था मैंने अपना, ऑल्दो मैं अपने कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स यूनियन में थी, बट नॉट बिकॉज मेरे को पॉलिटिक्स में आना था, बट बिकॉज मुझे बाहर पढ़ने जाना था एंड ऑल दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वुड हेल्प मी। सो आई वॉज द वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव। बहुत टाइम बाद कोई महिला थी
हमारे उसमें यूनियन में अकेली महिला होती थी मैं पूरे यूनियन में, तो वो मैं रहती थी आगे, बट पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं। आई वाज वेरी क्लियर स्कूल तक कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। ओके। फिर हमारे स्कूल में वो उस समय एप्टीट्यूड टेस्ट करने आते थे, हम्म। तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट में आया इक्वल अमाउंट ऑफ लॉयर एंड आईएएस ऑफिसर। तो मैंने कहा चलो अब वकालत करते हैं। सो आई गेव माई एंट्रेंसेज एंड एवरीथिंग एंड आई वॉज ऑल सेट टू गो टू लंडन टू डू माई लॉ। ओके। एंड फाइनल एग्जाम्स थे एंड वो होते हैं ना जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं बच्चे, तो फिर जिस दिन एग्जाम होता है तो हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ। तो दे आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई फेवरेट पेपर्स, आई वॉज डूइंग पोलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो पोलिटिकल थॉट का था। फाइनल सेमेस्टर में वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट था एंड I even remember that question till today क्योंकि that was the easiest question जो हम 9th standard से कर रहे हैं। What is the definition of slavery? वो मतलब जब आप ये पढ़ रहे हो पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री तो बेसिक डेफिनेशन होती थी, और मेरा पेन ही नहीं चला मुझसे। इसको शायद राम जी ने लिखा हुआ था, डेस्टिनी थी, वरना जो पेपर मुझे आता था और उसके बाद मैं हाईएस्ट मार्क्स फिर लेकर आई उसमें, वो मेरा हाथ ही नहीं चला। टीचर्स, प्रिंसिपल ने गेट भी बंद करा दिया था, इसको बाहर मत जाने दो। आई सेड मैं नहीं दूंगी पेपर, मैं अगले साल दूंगी। एवरीवन सेड एक 50 मार्क के पेपर के लिए तुम अपना पूरा एक साल वेस्ट कर रही हो। बट मेरे हाथ ठंडे पड़ गए एंड आई कुडंट, इवन द स्टूडेंट्स दैट टाइम दे सेड कि वी नो तुम पढ़ी होगी, आराम से आधा घंटा एक्स्ट्रा दे देंगे, लिख लो। पता नहीं क्या हुआ, और वो किया तो एक साल जो गैप ईयर था फॉर अ 50 मार्क पेपर, उसमें मैं पॉलिटिक्स में आ गई। तो मुझे लगता है कि ये डेस्टिनी थी। राम जी ने यही डिसाइड किया हुआ था। वो कहते हैं ना कि हम, हाँ, वो जोक भी होता है कई बार कि आप क्या डिसाइड कर लो ये होने वाला है, ये होने वाला है, फिर सडनली आके कुछ और ही होता सब कुछ बदल जाता है। तो मैं उसका क्लासिक एग्जाम्पल हूँ। करेक्ट। Even I never really planned to do podcast. Ah. I just also stumbled upon the idea. तो अच्छा है। हाँ, मतलब I also believe in destiny a lot. What were you planning to do? I उल्टा wanted to be question. a writer. I wanted Oh. to, yeah, because I've written poetries. Oh nice. So फिर बीच में हमारे को पोएट्री सुनाना। अब तो मैम चैट जीपीटी ने सब खराब कर दिया है। Everything is AI generated. Yes. But AI has its advantages also. Of course, everything has For its lots own, of things. yeah. So we just need to know how to use it in सही तरीके से और कितना यूज करना है, not be that's too most dependent. important. Yes, absolutely. So मैम आपको you've been in politics at such an early age. कभी ऐसा गिव अप करने वाली फीलिंग नहीं आई? You've been passionate throughout. कभी गिव अप करने की फीलिंग नहीं आई एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने NSCOI के बूथ जनरल सेक्रेटरी, आई थिंक दैट्स द लोएस्ट, बूथ के जनरल सेक्रेटरी और NSCOI के छोटे से असेंबली का, एंड वहाँ से लेकर मैं यहाँ तक आई एंड आई हैड नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो मुझे लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा, गॉड हैज़ बीन काइंड, बट मैं शायद आई बिलीव जब तक किसी चीज़ में स्ट्रगल नहीं है देन दैट थिंग इज़ नॉट वर्थ इट। फन नहीं है, फिर वर्थ ही नहीं है worth ही ना। नहीं है। जो चीज़ आपको आसानी से मिल रही है आपको ना कभी उसकी वैल्यू होगी। वैल्यू उसी की चीज़ की होती है जिसका स्ट्रगल होता है। यही सबसे मुझे लगता है कि मेजर डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस में, मोदी जी और राहुल गांधी में भी, कि जिसको सब कुछ प्लेटर पे मिलता है उसको उसकी अहमियत नहीं होती, और जिसने कहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुँचे होते हैं, एंड द काइंड ऑफ फैमिली, उनकी मदर जिस तरीके से बर्तन मांजती थी घरों में जाके, तो उनको हर चीज़ की वैल्यू समझ आती है, वो कहाँ से यहाँ तक आए। पर जिसको सब कुछ ही, ठीक है मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ, वो भी डेस्टिनी है, आपको सब कुछ मिला, पर जब तक आपको स्ट्रगल नहीं होगा तब तक आप किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करेंगे। हाँ, मतलब आपने वो एक्सपीरियंस, वो पूरा जर्नी आपने उसको टेस्ट ही नहीं है उसका। एब्सोल्युटली राइट। सो मैम अभी आपका रीसेंट ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम कांग्रेस टू बीजेपी, so how would you like to be known, an ex-Congress spokesperson or the new BJP spokesperson? चलो इस पे मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल जवाब देती हूँ जिसके लिए मैं बहुत ट्रोल होने वाली हूँ, लेकिन ठीक है, आई थिंक सबको ये पता होना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया, मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती थी, लेकिन जब आप 17 साल के होते हो, 18 साल के होते हो, और सबसे पहले आप एकदम, आपको लोग मिलते हैं स्टूडेंट्स यूनियन वाले, और वो आपको सीधा, उस समय तो कांग्रेस पावर में थी, आपको सीधा कांग्रेस के ऑफिस ले जाते हैं और वहाँ पे आपको सीधा मुकुल वासनिक जी,
अशोक गहलोत जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी मंत्री हैं जो उनके सामने लाके खड़ा करा देते, तो 18 साल का बच्चा इंटिमिडेट हो वो जाएगा। नहीं, इंटिमिडेट नहीं, आप सोचते हो आंखों में तारे भाई। हाँ, देखो जैसे फिल्म स्टार को देखे अब शाहरुख खान के आगे आप इंटिमिडेट थोड़ी हो गए। नहीं, सो फॉर आप इतने बड़े बड़े लोगों को जिनको आप रोज टीवी पे देखते हो उनको देख गए। लेकिन मैंने जब वो ज्वाइन भी किया था, मैं उसके बाद वहाँ गई, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस था कि मैं एबीवीपी ज्वाइन करना चाहती थी। ओके, बट मैं मेरी फैमिली में भी दो पॉलिटिकल थॉट्स हैं। मेरे दादाजी की साइड ऑफ द फैमिली सब प्योर कांग्रेसीज। ओके, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर 15 साल जेल में रह के आए थे फॉर द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, राउल अटैक में भी गए थे। और बहुत, मेरे घर में 2 ताम्रपत्र है। मेरे दादाजी भी, उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस को इस्टेब्लिश करना, जो पाकिस्तान से लोग आए थे उनको यहाँ पे रहने की जगह दिलवाना, जो सारी कॉलोनीज रेफ्यूजीज़ की बनी थी जैसे पटेल नगर, राजपथ नगर, वहाँ पे लोगों को, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था कांग्रेस को दिल्ली में इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन आई लॉस्ट हिम व्हेन आई वाज आई थिंक इन क्लास 2 और 3। तो मैंने ज़्यादा वो एंगल नहीं देखा। एंड माई फादर इज़ अ प्योर बीजेपी। नो ही इज़ अ प्योर बिजनेसमैन, तो उनका अच्छा, पॉलिटिक्स में कुछ लेना देना नहीं। सो बट माई नाना जी, हु वॉज अ प्रोफेसर इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी, हेड ऑफ द बॉटनी डिपार्टमेंट, ही वॉज अ प्योर RSS मैन। ओह, और वो शाखा भी जाते थे सुबह। आई हैव क्लियर इमेजेस आज भी अपने बचपन की, जब मैं उनको देखती थी, जब रोज सुबह उठ के वो हवन करते थे और वो शॉर्ट्स में। एंड अ वेरी वेल नोन बॉटनिस्ट, ही वाज इन वर्ल्ड नोन बॉटनिस्ट। एंड जब मैं ये ज्वाइन कर रही थी, बिकॉज ही वॉज अलाइव टिल अ फ्यू ईयर्स बैक, तो उन्होंने मुझे तब भी कहा था, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, डोंट ज्वाइन NSUI। सो आई एम ऑल्सो क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं उनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर मान ली होती तो मेरे साथ ये घटना नहीं होती। तो मैंने बहुत कोशिश करी थी उस समय में ABVP में जाने की, लेकिन पता नहीं, कभी कभी आपके तारे नहीं बैठते। अगेन आई बिलीव जो भगवान जी चाहते हैं वो होता है आपके साथ। करेक्ट। सो आई गॉट इन ओवर हियर, एंड व्हेन यू आर एट दैट एज ऑफ 17-18, तो आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करना आसान बहुत आसान होता है, क्योंकि उस वक्त आपका ब्रेन, आपकी आइडियोलॉजी मोल्ड हो रही होती है। करेक्ट। अच्छा, एकदम से देन ये आप देखते हो, अब मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी की पढ़ी हुई हूँ। मेरे स्कूल से शीला दीक्षित जी है, मेरे स्कूल से प्रियंका गांधी जी है, मेरे स्कूल से शैलजा जी है, एन सांग सू की है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर, सांगमा जी की बेटी, हु इज ऑल्सो वेरी वेल नोन पॉलिटिशियन। तो ये सब लोग मेरे स्कूल के हैं, एंड वो तो मुझसे शायद 1-2 साल सीनियर ही थी। तो आप एक इन्वायरमेंट में देखते आए हो, एंड आई वाज लाइक, and I met शीला दीक्षित जी when I was 18-19, and CGM to CGM बात हो रही है, तो आप एक वो लगने लगता है कि शायद मेरे को यही होना चाहिए, कि मैं गलत सोच रही थी कि मुझे उधर जाना है। दिस पार्टी हैज़ women all around, एंड राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी महिला है, एंड women are getting so much over here, so it will be an easy, because being a girl, it's not very easy, you have to fight a lot Of course. to be wherever, you must have fought a lot to be where you are here today. It's not easy at all. The struggle is a little more than the जो एक आदमी को एफर्ट करना पड़ता है इस उससे देश में, ज़्यादा। उससे कई गुना ज्यादा हमें हर चीज के लिए पैदा होने से शुरुआत हो जाती है। पहले महिला को पैदा होने के पहले ही होती है कि सर्वाइवल की, कि पता नहीं जहाँ पे पैदा हो रहे हैं वो पैदा होने देंगे कि नहीं, ये रियलिटी है। हाँ, उसके आजकल बाद भी पैदा बहुत है होके ये। कहाँ पे आपको गाड़ दिया जाएगा, आप उस फैमिली में पैदा हुए हो, हु विल अप्रिशिएट। कई फैमिली में लड़की पैदा हो भी जाती है पर उसको पीछे बांध के रखते हैं। थैंकफुली आप और हम उस चीज में नहीं मिले, हम यहाँ बैठे हैं, बट इट इज अ फैक्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर अ वुमन। तो हमें, और एंड हमारी सोसाइटी भी ऐसी है जो वेलकमिंग नहीं है महिलाओं को आगे देखते हुए। मेन आर टुडे इन इंडिया, आज भी बहुत लोग हैं, मेन आर नॉट ओपन टू women वर्किंग अबव देम और देम रिपोर्टिंग टू women, जिसका मैंने खामियाजा और जिसको मैंने झेला है। दे आर नॉट रेडी कि कोई महिला आपसे हायर पोजीशन पे हो सकती है या आपको उनको जवाब देना पड़ जाए। तो हमारा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, और वहीं एक आदमी होगा, नो वन विल डेयर टू टॉक लाइक दैट टू दैट पर्सन। तो मेरे को लगा बहुत महिलाएं हैं, सब कुछ है। आई टोल्ड माई ग्रैंडफादर, नहीं आप गलत हो, देखना आई विल डू वेल ओवर हियर। एंड कुछ ये भी होता है जहाँ पे आपको उस वक्त एक वो दिख रहा होता है। मुझे रास्ता नहीं मिला था, मुझे रास्ता एक्चुअली NSUI में जाने का भी नहीं पता था, बट बाय चांस वो NSUI के लोग हमारे कॉलेज आते थे। ऑल्दो मेरा कॉलेज डूसू एफिलिएटेड नहीं था, सो देयर वाज नो डूसू पॉलिटिक्स एट दैट टाइम, बट डेस्टिनी थी ना, जो होना था वो हुआ।
मे बी भगवान जी राम जी चाहते थे कि मैं दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन देखूं. So then, ma'am, this incident happened जिसमें आप अयोध्या जी गए, राम मंदिर गए, उसकी वजह से you faced a lot. बहुत ज़्यादा. तो जब मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पे मेरी पर नानी, शी वॉज विद अस टिल द एज ऑफ 97-98, टिल आई वॉज इन लाइक जस्ट अ फ्यू ईयर्स बैक. मेरी नानी जी, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, हमारे घर में चाहे मेरी दादी भी हो, सब बहुत स्ट्रॉन्ग राम भक्त है. Okay. तो It was your nani's last wish, na, to visit the Ram Mandir. कुछ ज़्यादा ही मेरे बारे में वो नहीं किया हुआ. ये कहाँ से पढ़ा? ये तो शायद कहीं पे लिखा, आई थिंक मैंने अपने फेसबुक पे ये लिखा था. ये तो मुझे भी नहीं याद मैंने कहाँ पे बताया था. यस, सो मेरी नानी जी, शी हैड इवन गॉन टू अयोध्या जब राम जी को टेंट में रखा हुआ था. Okay. तो वो जब बाबरी मस्जिद को हटाया गया था, उसके बाद भी वो तब भी होके आई थी और रेगुलरली होके आती थी. एंड शी पास्ट अ मंथ और सो आफ्टर द इनॉग्रेशन. उन्होंने पूरा टीवी पे देखा. एंड आई स्टिल रिमेंबर जिस दिन इनॉग्रेशन हो रहा था, हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ हुआ था बहुत भव्य तरीके से. एंड मेरी नानी ने एक बात बोली थी कि राम जी को पता था कि मैं इस एज में नहीं आ पाऊंगी, इसलिए उन्होंने पहले मुझे दर्शन दे दिए, अब मैं टीवी पे देख रही हूँ. सो मेरी नानी भी, शी वॉज नॉट अ pro BJP or pro Congress. She was a principal of a Delhi University college. So she was very neutral, but she wasn't very pro BJP. Okay. लेकिन towards the end, जब ये राम मंदिर का उन्होंने देखा, she was also very clear that Prime Minister Modi ji will take the country forward. कि जो राम जी वाली बात इतने struggle के बाद, and which is actually an emotion of mostly every Hindu of the country, of Yes, the world. of course, It is definitely. a thing. उसके बाद जब वो मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ हुआ, तो मैंने वो वीडियोस और रील डाले. तो तब भी मुझे उसके बाद काफ़ी दिन तक डिबेट्स वगैरह पे जाने से रोक दिया था. एंड ये बात अक्सर बोली जाती थी, क्योंकि जब भी कोई वैसे भी डिबेट होती थी जिसमें एंटी हिंदू स्टैंड लेना होता था या एक प्रो माइनॉरिटी मुस्लिम स्टैंड लेना होता था, आई वॉज ओके कि कॉलिंग व्हाट इज करेक्ट and what is wrong. Standing whether by it what is is right. हाँ. whether it is, अगर ज़रूरत है कि कोई गलत कर रहा है तो उसको कॉल आउट करना चाहिए. हमें एक रिलीजन को बार बार पीछे नहीं पड़ना चाहिए. एंड दैट इज नॉट बीइंग सेक्युलर. इफ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम्स, देन आई एम नॉट सेक्युलर. इफ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द हिंदूज, यू हैव टू टेक बोथ ऑफ देम राइट. तो मैं तब भी ज्वाइन नहीं करती थी जब राम मंदिर के खिलाफ डिबेट पे जाना होता था या कोई और ऐसे इशू पे. जब तो आई वॉज ऑलवेज टोल्ड ये बहुत हिंदू करती है. एंड आई एम ऑफ द फर्म बिलीव दैट you should wear your religion on your sleeve and you should be proud of it. If I am not proud of my religion and I am not wearing it on my sleeve, I will not be secular and I will not respect the other religion also. This is what I am. And I believe कि religion के बिना politics is not a, हो ही नहीं सकती religion के बिना, क्योंकि हम secular इसीलिए तो हैं. आज अगर हम हिंदू majority देश हैं इसीलिए हम secular हैं. और पाकिस्तान नहीं है, हम बांग्लादेश नहीं है, ना हम अफगानिस्तान है, बिकॉज हम सेक्युलर हैं, वो सेक्युलर नहीं है. एंड क्योंकि हिंदूज हैं यहाँ पे इसीलिए ये देश सेक्युलर है, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू है. अगर हिंदू सेक्युलर नहीं होता तो ये हालत नहीं होती. और बाकी स्टेट्स, बाकी कंट्रीज क्यों बेगिंग बोल्स लेके घूमते हैं? भारत बेगिंग बोल के साथ नहीं घूमता, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी हिंदूज है और वो सेक्युलर हैं. वो सेक्युलर है और इसीलिए मुस्लिम्स आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन द कंट्री नाउ. राइट. तो आई वॉज वेरी क्लियर ऑन दिस इशू. तो मैं राम मंदिर होके आई, उससे पहले जब भी मैंने रील्स भी डाली तो मुझे फ़ोन करके बोला गया कि तुम इनको हटा दो. मैंने मैम क्या गलत है अगर एक हिंदू है और अगर वो वोट नहीं दे, वो उनको मतलब नहीं है ना, उनको सिर्फ एक, मैंने कहा ना वो सेक्युलर नहीं है. कांग्रेस इज नॉट सेक्युलर. कांग्रेस ओनली बिलीव्स इन वन रिलीजन वोट्स. उनको देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं. फॉर हिम ही इज डूइंग द सेम वर्क, चाहे वोट मिले या ना मिले. किसी का धर्म पूछ के उनको पीएम आवास योजना नहीं मिलती, किसी का धर्म पूछ के उनको वो बेनिफिट ऑफ जो घर पे राशन आता है उसका नहीं मिलता. चाहे हेल्थ बेनिफिट्स हो, चाहे महिलाओं के पास पैसा आना हो, कोई भी स्कीम हो, कभी ये पूछ के नहीं दी जाती कि आप. और सबके घर घर नल का, हर घर टॉयलेट, हिंदू हो या मुसलमान हो, हर घर बिजली.
क्योंकि जब 11 साल पहले ये सरकार बनी थी तो हर घर में पानी, नलका, हर घर में टॉयलेट, हर घर में बिजली नहीं थी, जो कि होनी चाहिए थी। 70 साल के बाद अगर नहीं है तो ये देश के लिए बहुत ही पीड़ादायक बात थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कभी ये नहीं पूछा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, तो वो पूछ के हम आपके घर में नलका, टॉयलेट, बिजली पहुंचाएंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ ये है, कांग्रेस में एक हैंडीकैप है। अगर आप हिंदू हो, आप ब्राह्मण हो, आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हो, ब्राह्मण हो सपोजिंग, जैसे मैं हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो आप कांग्रेस में वो बहुत बड़ा हैंडीकैप है। Which is wrong on many levels. विच इज़ वाई, एंड फिर मैं राम मंदिर होके आई, मैंने एक और रील डाली जिसमें मैं जय श्री राम बोली थी, उनको उससे भी प्रॉब्लम थी। भाई कांग्रेस वांट्स टू कंट्रोल कि आप भगवान को भी कैसे पूजोगे। It's our constitutional right. उनका freedom कहना to है, नहीं, religion. राहुल गांधी का कहना है जय सिया राम बोलो, जय श्री राम नहीं। जबकि श्री का मतलब क्या होता है? श्री का मतलब ही ये है कि वो महिला भगवान ही तो है, श्री जी को पूछते हैं ना हम। Yeah. तो वो ये इतनी समझ होती तो बात ही क्या थी, आज ये हालत होती कांग्रेस की। यही नहीं पता कि श्री का अर्थ क्या है। मैं बोलती हूँ ना उनको यही नहीं पता कि वो कौन से खुद धर्म से है, तो वो क्या किसी और धर्म के बारे में बात करेंगे। तो उनको तकलीफ तो होनी है। जो इस बात से कंफ्यूज है कि वो कौन से धर्म के हैं, इसीलिए पूरी कांग्रेस कंफ्यूज है कि भैया हमने कौन से धर्म का साथ देना है। पहले तो ये नहीं तय हो पा रहा कि राहुल गांधी जी हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, मुसलमान हैं, क्या है, उनकी जाति क्या है। जातिगत जनगणना करानी है लेकिन अपनी जाति तो नहीं बतानी है। तो जो कंफ्यूज्ड हैं, तो सब कंफ्यूज्ड हैं। तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे पड़ता है अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आपको घर बिठा दिया जाएगा। और वही हुआ और तकलीफ हुई, तो न्याय नहीं मिला इस वजह से। शायद अगर मैं हिंदू नहीं होती, अगर मैं ब्राह्मण नहीं होती, तो शायद मुझे, और मैं महिला नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास है यहाँ पे महिलाओं के साथ जब जब बदसलूकी और बदतमीजी हुई है, और ऑफिस के अंदर हुई है और ऑफिस बेरर्स द्वारा हुई है, तो आदमियों को हमेशा प्रोटेक्ट किया गया है। अच्छा, आपको मैन हैंडल किया था, दरवाजे के अंदर बंद कर दिया था? देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे साथ फिजिकली असॉल्ट हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। ओके। मेरे साथ अल्कोहल पीने के लिए फोर्स किया तो था? भारत तोड़ो यात्रा जब चल रही थी तो मैं उसकी मीडिया की प्रभारी भी थी छत्तीसगढ़ में। मेरे पास एक बैग था, फोटो दिखाऊंगी, फोटो में है मेरे पास। और मेरे की जितनी फोटो हैं जब मैं छोड़ी भी हूँ, जो चली थी भारत तोड़ो यात्रा की थी, उसमें मैंने एक ऑरेंज कलर का बैकपैक, ऑरेंज भी नहीं था वो, एक तो आदमियों को ना कलर्स पता नहीं चलते हैं, शेड्स ऑफ ऑरेंज, ठीक है। इट वॉज अ पीच बैकपैक, इट वॉजंट ऑरेंज। बट मैं सीनियर लीडर्स थे बड़े बड़े जो उस यात्रा में थे, और जनरल सेक्रेटरी लेवल के जो पार्टी में, उन्होंने आके मुझे बोला, ओ तुम बीजेपी ज्वाइन कर रही हो। मैंने कहा बीजे क्यों ज्वाइन करी हो, यू हैव एन ऑरेंज बैग। एंड मैंने तब भी देखा था, इट्स नॉट ऑरेंज, इट्स पीच, एंड पीच एंड ऑरेंज में अंतर होता है। पर फिर मैंने उस वक्त ऐसे ही टाल दिया हंस के कि आदमियों को शेड्स ही नहीं पता होते, दे डोंट रियलाइज हाउ मेनी शेड्स, बट पीच एंड ऑरेंज। बस तो सोचो, जो ऑरेंज जैसा लग भी रहा है हल्का हल्का, उससे भी तकलीफ होती थी। आई कुड नॉट वेयर अ तिलक एंड गो टू द कांग्रेस ऑफिस एंड सिट ऑन अ डिबेट। ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते थे, आपको डिबेट नहीं मिलेगी। तो तब हुआ, तब उस टाइम पे मुझे जो वो आदमी हैं, मीडिया हेड है आज भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, उन्होंने उस टाइम पे, आई रिमेंबर, हम लोग कोरबा में थे और होटल में थे, मेरे साथ 2 लड़कियां और थी इसी डिपार्टमेंट की, साथ गई हुई थी। तो हम लोग कमरे में गए रिजॉर्ट के, एंड उन्होंने बोला फ़ोन करके कि आपको, हेलो, आपको क्या भिजवाएं। मैंने कहा क्या भिजवाएं, कौन सा ब्रांड। मैंने कहा किस चीज़ का ब्रांड। आपको ब्रांड जो बताओगे वो आपके कमरे में आ जाएगा, और उसके साथ जो चाहिए खाने को या जो भी चीज़ें चाहिए साथ, वो सब आपके यहाँ पे बिल्कुल शांति से आएंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप बस बता दो कौन सा ब्रांड। मैंने फिर पूछा किस चीज़ का ब्रांड। आई थॉट कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो ही सेड नहीं, आप क्या ड्रिंक करते हैं। मैंने कहा ड्रिंक करते हैं मतलब, आई सेड आप क्या पियोगे, अभी इतनी गर्मी है, छाछ या कुछ मंगवा लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा मतलब है कि बॉटल किस चीज़ की मंगवाएं, जो आप कहोगे वो आ जाएगी अल्कोहल। तो मैंने कहा नहीं, मैं अल्कोहल नहीं पीती, रख दिया। मैं आपकी प्रभारी हूँ, आपको आई डोंट बिलीव कि महिला है इसलिए नहीं पूछना चाहिए, पर मैं आपकी प्रभारी हूँ, और हम भारत जोड़ो यात्रा पे अगर आए हैं, हम काम कर रहे हैं, आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है, आप मेरे मित्र नहीं है, आप मुझसे ऐसा सवाल नहीं कर सकते। मतलब ऑफ कोर्स यू कैन नॉट, एवरी रिलेशंस हैज देयर, आप एक आदमी से भी नहीं कर सकते ये सवाल।
आप काम कर रहे हैं और आप अपने मतलब काम पूजा होती है, और आपके सबसे शीर्ष नेता राहुल गांधी वहां चल रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, हालांकि वो चले नहीं थे, बट आप इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, उसका आप क्या कर रहे हैं? फिर दूसरे का फोन आया, उनके जो सेकंड इन कमांड थे, कि बता दीजिए, आप फिक्र मत करिए, मैं पहुंचवा दूंगा। क्योंकि आप जब बात करते हो, मैं पिछले 6 साल से लगातार वहां पे मीडिया प्रभारी बन के जा रही थी, तो मैं ऑब्वियसली इनको बहुत पहले से जानती हूँ सबको। तो मैं बहुत हैरान हुई कि ऐसा किया गया। तो मैंने तब भी मना कर दिया, नहीं। उसके बाद हम नीचे खाना खाने गए, 8 सवा 8 का समय था, हम खाना खाने गए, वो लड़कियां भी मेरे साथ थी। तो वो लोग सब के सब 8-10 जनों का उनका ग्रुप था। तो वो हमारे आसपास आए, हम लोगों ने अपना साइड से निकल के ऊपर आ गए। फिर हमारे कमरे पे भी नॉक नॉक हुआ, पर मैंने कमरा नहीं खोला, ओके। एंड आई जस्ट प्रिटेंडेड टू बी अस्लीप। उसके बाद ये वाला मैटर मैंने अगले दिन सचिन पायलट को भी बताया। ये वाला मैटर मैंने अगले दिन, एंड आई रिमेंबर, जहाँ पे बेस कैंप बना हुआ था, जहाँ पे राहुल गांधी की पूरी यात्रा की वैन्स खड़ी हुई थी, मैंने वहाँ जाके उनको बताया कि आपके जो मीडिया का यहाँ पे चेयरमैन है, वो राहुल गांधी की यात्रा में ना कैंप, ना माइक्स लेकर आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना माइक के करवा रहा है, और उसको सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्ट है, एंड ही इज ऑफर्ड मी अल्कोहल, एंड दे सेड चलो ये यात्रा हो जाने दो, वील सॉर्ट इट आउट, ठीक है। फिर हम लोग सरगुजा गए। तो सरगुजा में जिस होटल में हम रुके, मैंने वहाँ पे जाके, बिल्कुल इमीडिएटली उसके बाद सरगुजा था, मैंने जाके वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, उनको ये बात बोली। पहले वहाँ के जो महामंत्री थे संगठन के, उनको बोली। उन्होंने बोला कि आप दीपक बैज जी को बताओ, उनके होटल के कमरे में जाके, मेरे को कमरा नंबर भी याद है, हम वहाँ गए, उनके ड्राइंग रूम में बैठे और मैंने उनको ये बात बताई। उन्होंने कहा बहुत गलत है, इसको मैं देखता हूँ। कोई एक्शन नहीं लिया और मैम, गया। जबकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है इसमें विमेन इतनी प्रोमिनेंट पोजीशंस में है, तब हाँ, भी 3, सोनिया तब गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी और अब उनकी बेटी, उसके अलावा और कोई महिला नहीं है। तो उसके बाद ये चीज़ हुई। फिर उसके मैंने ये बात आके दिल्ली में भी शिकायत करी थी, कोई एक्शन नहीं हुआ। और मैं उस तरीके की इंसान नहीं हूँ कि अपना काम छोड़ के भागूं, चैलेंजेस हर जगह आते हैं, एंड मैंने सोचा था कि शायद पीछे से ये चीज़ एड्रेस कर दी जाएगी, एंड द पार्टी, द स्टेट लीडरशिप विल हैंडल इट। और मैंने भूपेश बघेल जी की टीम मेंबर्स को भी बताया था ये बात, क्योंकि बघेल जी उस वक्त नहीं थे, तो उनके जो मीडिया एडवाइज़र हैं, उनके साथ जो लोग रहते हैं, अब तो वो इलेक्ट भी हो गए अलग अलग पोस्ट पे, उन सबको मैंने ये बात बताई थी कि ऐसे ऐसे हुआ, और उसी दिन बताई थी। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ये नहीं बताई। मैंने ढिंडोरा पीट के हर इंसान को, इतने ऑफिस बेरर्स को बताई थी, पता है इस आदमी ने ऐसे ऐसे मुझे ऑफर किया। सबको छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ये बात पता थी, क्योंकि मैंने अपने मुंह से बताई थी, नॉट कि चाइनीज विस्पर से बट पहुंची किसी थी। को कुछ फर्क नहीं पड़ा, एंड दे वर लीस्ट बॉदर्ड। सबने टाल दिया। उसके बाद करीबन 1 या 2 महीने बाद मैं जब वहाँ गई, इलेक्शन का टाइम था लोकसभा का, तो पवन खेड़ा जी ने आना था। तो व्हेन ही पवन खेड़ा जी हमारे मीडिया इंचार्ज थे, तो व्हेन माय बॉस इज़ कमिंग, आई विल इंश्योर कि उनका प्रोग्राम प्री प्लान्ड हो, कि कल अगले दिन वो क्या करेंगे, उनको कुछ मीडिया हाउसेस में मिलवाने लेकर जाएंगे, मतलब बेसिक जो मीडिया, एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर जो मेरा काम रहेगा। मैं शाम के 6-7 बजे तक वेट करती रही कि कुछ तो जो चेयरमैन है डिपार्टमेंट का, मीडिया का वहाँ का, वो बताएगा कि क्या प्लान है, लेकिन कुछ नहीं था। तो मैं अपनी जो टीवी बाइट्स दे रही थी, उधर बाइट दी, और मैंने उनको जाके बोला, देखो 7:30, 6:30, आई थिंक 6, सवा 6 थे, कि इतने बज चुके हैं, आपने तो कुछ डिसाइड किया नहीं। तो मैंने ये चार्ट बनाया है कि वो आएंगे, उनको ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, सुबह की फ़्लाइट है, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ पत्रकारों से उनको ब्रेकफास्ट पे मिला देंगे, फिर कुछ चैनल्स और अखबारों के वहाँ उनको ले जाएंगे। इसी समय पे ये एक उनके 2 इंटरव्यू मैंने प्लान करे हुए हैं, जो मैंने दिल्ली से कोऑर्डिनेट करे हुए थे, नेशनल चैनल्स के जो स्टेट का उधर है। तो वो तो ऑब्वियसली आई विल ऑल्सो, इफ़ यू आर नॉट डूइंग समथिंग एंड आई एम द इंचार्ज, मेरा काम है कि पार्टी अपना काम करे और मैं अपना काम करूँ जिसके लिए मैं यहाँ हूँ। अगर मैं एक नेता की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचाने लगूँ, ही वॉज भूपेश बघेल्स मैन, उनकी वजह से वहाँ था, एंड भूपेश बघेल बहुत क्लियर थे उस इलेक्शन में कि भाई कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नेतृत्व मेरे हाथ में नहीं है। रिसेंटली ही लोग विधानसभा हारे थे उनके उसमें, और सबसे बुरी हार हुई थी कांग्रेस की अंडर भूपेश बघेल। मतलब इतनी बुरी हार छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कभी नहीं देखी जो भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनने के बाद, और ऐसा ऐतिहासिक उनको मिला था, जीत मिली थी, कि उसके बाद ऐसी ऐतिहासिक हार का मतलब नहीं बनता था कांग्रेस अगर काम करती तो।
तो वो चाहते नहीं थे कि किसी और के लीडरशिप में, तो वो हमेशा इस तरीके के काम करते थे और उनके साथ के जो लोग थे जो पदों पे बैठे हुए थे वो और इसीलिए शायद वो नहीं आने देना चाहते, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एंड आई एम कि आप पार्टी में काम करो, आप अपने काम को लॉयल तरीके से करो ना। मेरे को उस समय तक पार्टी में, ठीक है पार्टी और मेरे विचार कुछ इश्यूज़ पर नहीं मिलते थे रिलीजन पर मैं पार्टी के खिलाफ कभी काम नहीं किया, कभी भी। तो मैं इस बात से भी बहुत वो रहती थी, तो वो काम नहीं करने देते थे थ्रू आउट। तो उन्होंने मेरे पे चलाना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से। उस कमरे में 4 आदमी थे, इतना ही बड़ा कमरा था, इससे छोटा कमरा था यहाँ तक, इस टेबल तक। और वो जैसे मैं बैठी हूँ, वो टेबल चेयर पे बैठे थे, मैं सामने खड़ी थी, मैं बैठी भी नहीं थी बल्कि मैं उनकी प्रभारी हूँ और मैं खड़े होके बैठी बात कर रही थी और तीनों आदमी बैठे हुए थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए और गंदी गंदी गालियाँ देने लग गए। अच्छा, उन्होंने पहले भी विधानसभा चुनाव में मेरे साथ बदतमीज़ी करी थी, ऐसे चीखा चिल्ली करके, तब भी डॉक्टर को बुलाना पड़ गया था क्योंकि इतना उन्होंने मेरे पे चिल्लाया था कि ऑफिस में डॉक्टर को बुलाने लग गया था, मैं घबरा गई थी। आप हमारे घरों में ऐसे बात नहीं करते, आप किसी महिला, किसी के ऊपर आप वर्क प्लेस में नहीं करी कभी? सब करी थी, वो तो सबके सामने हुआ था कांग्रेस ऑफिस के अंदर। वो आदमी इतना चिल्लाया था और बदतमीजी करी थी और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मेरा हाथ कांपने लग गया था इतना चीखना चिल्लाहट सुन के, क्योंकि हम जंगलियों के बीच में थोड़ी हैं एंड हम कोई तनख्वाह पे तो है नहीं ना, मैं उनके लिए काम कर रही हूँ कि आप वैसे भी अगर कोई आपके लिए तनख्वाह पे भी काम कर रहा है आप उसको गाली नहीं दे सकते हो। यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट समवन। वही तो। एंड उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू करी और गेट आउट और क्या क्या बोलना शुरू किया। तो मैंने तब भी बोला कि मैं आपकी प्रभारी हूँ, आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते एंड यू विल नॉट टेल मी दे कांग्रेस ऑफिस है, ये आपका घर का पर्सनल ऑफिस नहीं है एंड this is not the way and we have to, and if I have a personal problem with someone that does not mean the party will suffer। and अगले दिन प्रभारी ने आना है सुबह 9 बजे 8 बजे, how can we just leave everything कि हमारा झगड़ा हो गया तो प्रभारी बस ऐसे ही पवन जी ऐसे ही बैठे रहेंगे। एंड उन्होंने पता नहीं इतनी, मतलब मैंने छात्र राजनीति करी है यूनिवर्सिटी में, हमने बहुत गालियाँ सुनी है मतलब आपस में जब सब बात करते हैं, पर मैंने ऐसे, अभी भी देखो मैं बात करी उस इंसिडेंट के बारे में, टच माई हैंड्स एकदम ठंडे हो रहे हैं, देखो है ना। मैं अभी भी 1 साल से ऊपर हो चुका है, वो बात करती हूँ पसीना आना शुरू हो जाता है मेरे हाथ पे, घबराहट होती है जब मैं रिलिव करती हूँ वो मोमेंट। और एकदम से चीखना चिल्लाना, गेट आउट, और इतनी गंदी गंदी गालियाँ, इतनी गंदी गंदी। तो मैं तो जो 2 आदमी थे उनमें से एक ने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो मैं चिल्लाई और मैं बार बार चिल्ला रही थी आप नीचे से संगठन महामंत्री को लेकर आइए, ये तरीका नहीं है। तो कोई बाहर बहुत स्टाफ बैठा हुआ था जो कंप्यूटर चलाता है, जो चपरासी हैं, जो अलग अलग लोग थे, सब बाहर बैठे हुए थे, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला क्योंकि ये आदतन अपराधी था। वो वहाँ पे महिला पत्रकारों के साथ भी गाली गलौज करके बात करते हैं, वो सबसे बदतमीज से बात करते हैं। तो एंड स्ट्रेंजली कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता। देखो सत्ता में थी पार्टी 5 साल, वो बने ही जब सरकार आ गई। सब जानते भूपेश बघेल का आदमी है, भूपेश बघेल कितने बड़े बदमाश हैं ये सभी जानते हैं। उन्होंने एक बदमाश को तो मेयर बनाया हुआ था, डर लगता है भाई, कौन आवाज कौन आसानी से कौन उठाता है, जो उठाएगा आवाज उसको दबा दिया जाएगा। कोशिश मेरी भी करी गई थी, वो तो भगवान प्रभु राम की कृपा और मोदी जी की, मैं बच के निकल आई और मेरी आवाज नहीं दबा पाए। वरना आप ये सोचो कि कितनी महिलाएं होंगी जो बोल नहीं पाई। हम तो ऐसे फैमिली से आते हैं कि हमारी फैमिली डट के साथ खड़ी हुई थी, बट महिलाओं के साथ नहीं खड़ी होती। It's not easy to fight that. Yeah, it's not। तो उन्होंने बंद किया, तो मैंने दरवाज़ा धक्का मार के, अब देखो ना जब मैंने छोड़ा तो क्या तर्क दिया कांग्रेस ने कि वो दरवाजे में कुंडी इधर थी तो वो अंदर से खोला भाग। अरे मैं अपनी जान बचा के भाग रही हूँ, मैं ये देखूंगी कि बाहर को खुल रहा है कि अंदर को, मैं तो बस हिलाऊंगी करूंगी कि किसी तरीके से अब आप यहाँ पे ये दरवाजा अगर बंद हो गया, आप ये देखो कि कुंडी कहाँ। उस वक्त आदमी, जब 3 आदमी एक कमरे के अंदर आपके साथ है और चीखा चिल्ली हो रही है, आप ये देखो कि कुंडी कहाँ है, आप बस कोशिश करोगे कि दरवाजा ही टूट जाए। सही बात है। और बोल रहे कि वो बोल रही है कि मैंने दरवाजे को धक्का दिया, तो धक्का कैसे? अरे भैया धक्का यही तो होता है कि खींचो या बंद करो। मतलब इतनी बेहुदा बातें करी ना उन्होंने उसके बाद। लेकिन चलो जैसे जिसकी जितनी बुद्धि। तो वहाँ से मैं निकलती हुई और मैं भागी। वो 1st फ्लोर पे ऑफिस था और अच्छा खासा साइज का है। उनके कमरे से निकलती हुई भागी, सीढ़ियों से नीचे उतरी, डरती भी भागी कि मैं गिर ना जाऊं। मुझे ये भी डर लग रहा था कि भाई Because you must be shivering, मतलब हाँ, अभी हाथ देख रहे हो मेरे, तो देखो तब क्या होगे। भागती हुई गई नीचे, सीधा रोती हुई चिल्लाती हुई, और मैं सीधा महामंत्री के कमरे में गई। और मेरा जो वीडियो वायरल हुआ था रोता हुआ,
वो उनके कमरे में, देखो ना इतने घटिया लोग हैं उस पार्टी में कि एक महिला 40 साल की महिला वहां पे रो रही है, इतनी बड़ी घटना आपके ऑफिस में हो गई कि गाली गलौज हो रही, मतलब घटना है ना, आपको नहीं पता वो महिला रोती हुई क्यों आई है, उसके साथ क्या हुआ है वहां पे, अभी तो किसी को नहीं पता, कोई वहां पे बैठ के वीडियो बना लिया। मैं तो अगले दिन जब सुबह उठी, मेरे को फोन आए कुछ कई लोगों के, वहां पे पुलिस वालों के, अधिकारियों के, कि मैडम आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप हमें बताइएगा। मैंने कहा क्या तकलीफ, मतलब आपको क्या, उनको क्या पता। मेरे को तो ये हैरानी हुई जब मैं अगले दिन सुबह उठ रही हूँ कि भैया तुमको कैसे पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो मैम आपने उन लोग को तो मैं देखा कि वीडियो हाँ। ऑनलाइन डला हुआ दैनिक भास्कर पे, मैं तो हैरान हो गई कि किसी ने वो वीडियो, पर शुक्र है, वो कहते हैं ना जो राम जी करते हैं, शायद अगर वो वीडियो नहीं आता तो मेरी कहानी किसी के सामने नहीं आती, पार्टी उसको दबा देती। वो वीडियो आया, देन उसके बाद आपने एफआईआर या कुछ पुलिस नहीं, मैंने उस वीडियो में भी, मैंने जब बात कर रही थी, मैं भूपेश बघेल के मीडिया एडवाइजर से बात कर रही थी, और मैंने उस समय भी जयराम रमेश, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, पवन जी, सबको कॉल किया। सचिन पायलट के पीए, सचिन पायलट से तो बात कर ही नहीं सकते, बड़े नेता है ना, तो उनके पीए ने कहा कि हम अच्छा ये भी मज़ा बात है, आप फ़ोन कर रहे हो सचिन पायलट को, उनके पीए उठा रहे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि इतनी बड़ी घटना हो गई, हम ना गाड़ी में हैं, हम सरगुजा जा रहे हैं, सरगुजा रायपुर से 8.5-9 घंटे लगते हैं बाय कार, तो आप गाड़ी तो चला नहीं रहे, तो गाड़ी में बैठे ही हो ना, तो बात अब तो कर ही लूडो सकते या हो। क्रिकेट तो खेल नहीं रहे गाड़ी में कि आप बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा वो हम गाड़ी में हैं तो वो बात नहीं कर सकते, तो अभी ना इलेक्शन का टाइम में शांत रहो, आराम से बैठ जाओ, गुस्सा मत करो, थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोले। मैं हैरान, मीडिया एडवाइज़र मुझे बोलते हैं कि तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो कि कौन, उल्टा पवन जी को कॉल करके शिकायत लगा रहे हैं कि ये तय करेगी कि आपके प्रोग्राम क्या होंगे। अगर मैंने तय भी कर लिया, ठीक है, मैंने सुपर सीड कर दिया आपको, तो आप मुझे गाली दोगे, आप मुझे कमरे में बंद कर लोगे, आप मेरे साथ बदतमीजी, 3 आदमी मुझे कमरे में बंद कर लेंगे, आपका इरादा क्या था बंद करके कमरे के अंदर, आपने तो कुंडी बंद कर दी ना। अच्छा, इन्होंने पहले भी एक और, मेरे साथ एक और प्रभारी थे, ये भी मैं बताती हूँ आज आपके यहाँ पे, ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, एक्चुअली पता ही नहीं है। विधानसभा चुनाव में हम 2 प्रभारी बने थे, 3 प्रभारी बने थे, तो एक हमारे साथ अटैच थे और 2 हम प्रभारी थे। तो आई थिंक राहुल जी की रैली थी या सोनिया या प्रियंका जी की, तो उस दिन वो आए हुए थे, दूसरे प्रभारी थे, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो भी प्रवक्ता है पार्टी के, वो कहना चाहे अपनी कहानी, वरना भाई सबकी अपनी स्ट्रगल है, सबकी अपनी लाइफ है, मे बी वो रहना चाहते हैं इस चीज़ के बावजूद भी। तो उनको इसी आदमी ने इतनी बदतमीजी करी थी कि मारा कुट्टी पे बात आ गई थी, यही आदमी जिसने मुझे बंद किया था वो उन पे हाथ उठाने वाला था, और मैंने बीच में जाके उनको अलग किया था, और मैं अकेली गवाह थी उस कमरे के अंदर, और मैंने अलग किया था। वो प्रभारी दोबारा कभी वापस नहीं आया। आजकल मुझे डिबेट पे बोल देते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट मार देते हैं, लेकिन मैं उनको याद दिला देती हूँ, याद है ना आपको बंद किया था कमरे के अंदर। अब देखो ना, एक आदमी जब नहीं बता रहा कि वो आदमी ने ये किया, बल्कि उसको आके खड़ा होना चाहिए था एक फेलो प्रवक्ता के लिए कि हाँ ये आदमी गलत है, उसकी गवाही ली जानी चाहिए थी, और उसके अंदर इतनी इंसानियत होनी चाहिए थी कि उसको खड़े होकर बोलना चाहिए था कि ये बदतमीजी करता है, मेरे नीचे से कुर्सी खींचा खाची हुई थी, हमारा झगड़ा हुआ था, इसीलिए मैं दोबारा वहां नहीं गया, वरना क्यों नहीं आए। जिस प्रदेश में सरकार है, ईजियर होता है काम करना। आप वहां पे मीडिया इंचार्ज बन के जाते हैं और आप पहले दिन के बाद दोबारा जाते नहीं है, दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। ऐसा तो कुछ था नहीं, छत्तीसगढ़ बढ़िया जगह है, सुंदर जगह है, हर तरीके से अच्छी थी, और आप ऐसे प्रदेश में चले जाते हैं जहाँ पे, और वहां पे भी कम, मतलब क्यों गए ना। अब आप बोल दोगे कि चेंज कर दिया, ऐसे क्यों चेंज कर दिया, सिर्फ राधिका को छोड़ दिया वहां पे, और राधिका इतनी बुरी, इतना तंग करती आ रही थी, तो सिर्फ राधिका को छोड़ दिया। भाई मैं तो कह रही हूँ ना, इतनी सी भी लोगों के अंदर वो नहीं है कि वो आदमी को खुद, अगर मैं होती ना उस आदमी की जगह, चाहे जो होता, मैं आके बोलती इस लीडरशिप को कि मैं भी गवाह हूँ, इसने करी है बदतमीजी। ह्यूमैनिटी से है ही नहीं ना कांग्रेसियों के अंदर। हालांकि वो भी दूसरी पार्टी में होते थे, फिर कांग्रेस में आए, तो वहां से भी कुछ नहीं सीख के आए। तो मैम आपका बीजेपी पे आना, अब नाउ यू फील अ रिलीफ यहाँ पे? आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, एंड वी वर ट्यून टू बिलीव कि यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। मैं तो जिस दिन से आई हूँ, देखो, आई हैव बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स इन द कांग्रेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ऑफ द गृह मंत्री जी, ऑफ नड्डा जी, और मैंने ओपनली बहुत ट्वीट करे, और वो आज भी पब्लिक डोमेन में है। मैंने कभी भी कुछ डिलीट नहीं किया है, बिकॉज इट वॉजेंट अ प्लान शिफ्ट। अगर प्लान शिफ्ट होता तो मैं डिलीट करती, लेकिन
द वे द पार्टी वेलकम्ड मी, स्टूड बाय मी, And especially at that time. एट दैट टाइम जब मेरी पार्टी के लोग, मेरा स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस का ये फोन उठा के नहीं पूछ रहा, ड्यू नो स्टेट प्रेसिडेंट ने मिलने से मना कर दिया कि थक के आए हैं, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इतनी बड़ी घटना आपके ऑफिस में हो गई, स्टेट प्रेसिडेंट मिल नहीं रहा लड़की से, कोई मुझसे मिलने नहीं आया। एक पवन जी आए थे, जब वो रायपुर आए, ही केम एंड मेट मी बिकॉज मेरा BPM 154 चला गया था, तो ही केम टू आस्क कि खाना खाओ, मेरे को अपने साथ बैठ के खाना खिलाया, बात करी, और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि मैं जब गया था ऑफिस के अंदर तो हर जने ने बोला था ये लड़की सही बोल रही है, ऐसा हुआ है। तो पॉइंट बीइंग कि यार आप इंसानियत भी नहीं दिखाते। वहां की महिला कांग्रेस अध्यक्ष, राज्यसभा MP है, वो ही आ जाती है एक लड़की, अगर इतनी परेशान हो रही है, कोई आपकी महिला प्रवक्ता, आप किसी को तो भेजते चेक करने को, इतनी बड़ी घटना ऑफिस में हो गई है, ये महामंत्री और स्टेट प्रेसिडेंट का दायित्व बनता है। अगर कोई आपके यहाँ प्रभारी बन के आई है महिला, कुछ हुआ है उसके साथ, आप उससे हाल चाल लेने तो पूछो। That's basic. तो होटल वाले मेरा ध्यान रख रहे थे, Alcohol offer करके। अरे उसके बाद जब इन्होंने बुलाया भी एक बार, एक की प्रेसिडेंट ने की बात करते हैं, मेरी मदर तब तक आ गई थी रायपुर, तो मैं अपनी मदर के साथ कांग्रेस ऑफिस गई, तो प्रेसिडेंट ने मुझसे पूछा भी, आप पीती हो? बंद कमरे में थे, वो पूछ रहे थे पूरी घटनाक्रम, थोड़ी तो पीती होगी कभी कभी। अरे मैं पीती हूँ या नहीं पीती हूँ इज नॉट द क्वेश्चन। आपके आदमी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, कांग्रेस के कार्यालय में, वो उसका पर्सनल घर नहीं था। अगर पार्टी के कार्यालय में महिला सुरक्षित नहीं है, वहां पे CCTV कैमरा नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े, ऐसा क्या छुपा रही थी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में? ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं था, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस बनाया हुआ है, आप सरकार में थे 5 साल, और CCTV कैमरा लगाना कोई महंगा नहीं है, बेसिक एंड आई थिंक नेसेसिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए छत्तीसगढ़ की सरकार ये लेकर आ रही है कि हर ऑफिस में CCTV हाँ, होना बिल्कुल, चाहिए, safety विच तो इज फिर वेरी बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट। है, हाँ। अरे उनके यहाँ पे तो कोई कमेटी नहीं है, महिलाओं अगर कंप्लेंट करें तो कहाँ जाए? तो मैम वहाँ पे तो पता नहीं कितने क्राइम्स होते होंगे against है women। प्रियंका चतुर्वेदी, हम्म। राधिका खेड़ा, अंकिता दत्ता, अर्चना गौतम सिंह, एक लड़की थी जो दिव्या स्पंदना के समय में सोशल मीडिया टीम में काम करती थी, एक छत्तीसगढ़ की लड़की थी अभिजीत निरंकारी, इतनी लड़कियां, और सबको पार्टी से या तो निकाला गया, या जैसे मैंने और प्रियंका ने छोड़नी पड़ी। और करोगे और क्या? वो आदमी आज भी बड़े पदों पे है। प्रियंका चतुर्वेदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेप तक की धमकी दी गई, क्या हुआ? छोड़ के गई ना वो, आपने क्या किया? वो आदमी को उसके बाद टिकट मिली ना उस पार्टी से। मैम इसीलिए पॉलिटिक्स का नाम इतना खराब है। अब क्या कहे, देखो जब आप कहीं पे भी काम करने, पॉलिटिक्स का नाम खराब नहीं है, ये चीज़ BJP ऑफिस में तो नहीं होती। आप जहाँ पे काम करते हो वो आपका, जैसे ये आपका स्टूडियो है, ये आपका मंदिर के बराबर है, बिल्कुल, वर्क है इज ना? वर्क इज वर्शिप। तो 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का नेशनल हेडक्वार्टर है, वहाँ पे अर्चना गौतम, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की ब्रांड एम्बेसडर है, एक्ट्रेस है, बिग बॉस वगैरह पे आई थी, जिसने एक लड़के का गला पकड़ लिया था क्योंकि उसने प्रियंका जी के लिए कुछ बोल दिया था। तो सोचो कितनी बड़ी वो, उसने अपना करियर दांव पे लगा दिया था, तो उसे कितना कुछ झेलना पड़ा होगा। और उस लड़की को 24 अकबर रोड में प्रियंका गांधी के OSD संदीप सिंह ने कांग्रेस के ऑफिस बेरर्स को भेज के ऑफिस में पिटवाया था, और वो रोती हुई बाहर आई थी कांग्रेस के कार्यालय में 24 अकबर रोड में। मेरे साथ तो स्टेट ऑफिस में हुआ, अंकिता दत्ता, उसके साथ यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का उसने केस किया, 2 साल तक वो लड़की लड़ती रही। आखिर में जब उसने अपनी आवाज मीडिया में उठाई, जब पार्टी में नहीं सुनी गई, तो उसको पार्टी से निकाल दिया, और BV श्रीनिवास कंटिन्यूड टू बी द नेशनल प्रेसिडेंट। अभिजीत निरंकारी NSUI की लड़की, छत्तीसगढ़ से ही थी, NSUI का नेशनल प्रेसिडेंट फिरोज नाम है उनका, और वो कंटिन्यू कर रहे थे, उस लड़की को हटाया गया था। So ma'am, justice fails before power. जस्टिस फेल्स इन द कांग्रेस पार्टी। एंड ये छोड़ो, आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक डिबेट पे गई थी एक नेशनल चैनल पे, तो मेरी कांग्रेस की फेलो स्पोक्स पर्सन, नया किस्सा हुआ था जब मैं ज्वाइन करी थी, उसने डिबेट में ये बोल दिया कि अंजना ओम कश्यप जी की डिबेट थी आज तक पे, एंड शी सेड अंजना जी शी लेफ्ट द पार्टी, न्याय मिलता अगर वो पार्टी में रहती। मतलब अगर मैंने पार्टी छोड़ दी, आप फिर भी उस बदतमीज आदमी को, जो महिला के साथ बदतमीजी करता है, उसको किस इंटेंशन से कमरे में बंद करता है, एक और मीडिया प्रभारी को भी बदतमीजी करके मारने जाता है, गाली देता है, उसके सारे पाप धुल गए क्योंकि मैंने पार्टी छोड़ दी। जस्ट इमेजिन। मेरे पास जवाब नहीं है। तब अंजना जी ने भी बोला था, मतलब
महिला अगर पार्टी छोड़ देगी तो आप उसको न्याय नहीं दोगे, वो आदमी को सजा नहीं मिलेगी, उस आदमी के सारे पाप धुल गए क्योंकि मैंने पार्टी बदल दी। और एक हफ्ता देखो, कहीं पे भी आप काम करते हो आपको एक शो कॉज नोटिस भेजा जाता है। मेरी बस इतनी सी डिमांड थी 7 दिन में कि उस आदमी को शो कॉज नोटिस भेज दो और मुझे भी शो कॉज नोटिस भेजो, एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करो और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लो। Can you please explain the notice show cause शो कॉज नोटिस क्या होता है? जैसे मतलब आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, सपोजिंग लेट्स गिव एन एग्जांपल ऑफ कोई मीडिया हाउस है, कोई या कहीं पे भी कोई काम हो रहा है, तो अगर किसी लड़की ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का या किसी और तरीके की बदतमीजी का, कोई भी चीज़ हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, मारकूट हो सकती है, किसी भी जने ने अगर कंप्लेंट करी तो दोनों पार्टीज को इमीडिएटली आप काम से हटा देते हो, जो उनकी ड्यूटीज होती है। यू डोंट टेक अवे देयर पोस्ट, पर आप उनको काम से हटा देते हो और दोनों को शो कॉज नोटिस एक जाता है। शो कॉज नोटिस होता है कि आप सो एंड सो, आप पे ये है कि नाउ यू हैव टू जॉइन एन इंक्वायरी, और आप अपनी तरफ की बात रखें। मेरी ये डिमांड थी, एक शो कॉज नोटिस आप दोनों को भेज दीजिए, आप ऑफिस में आके एक इंक्वायरी करिए, जो लोग उस टाइम ऑफिस में थे सबसे बात करिए, इनका पुराना इतिहास निकाल के देखिए, मैंने जिन जिन से कंप्लेंट करी थी क्यों एक्शन नहीं लिए गए इस पर चर्चा करिए। और मैंने खुद मैंने उस ऑफिस में जाना उसी पल से बंद कर दिया कि जब मैंने पार्टी को कंप्लेंट कर दी है मैं उस चेयर पे नहीं बैठूंगी। लेकिन वो आदमी सारे सीनियर लीडर्स, चाहे पवन जी हो, चाहे गुरदीप सप्पल जी हो, उसके बाद बड़े बड़े लीडर्स आए, सबके साथ कांग्रेस के स्टेज पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। जब इतनी बड़ी बात हुई, आपको 5 दिन की, मैं पार्टी से निकालने को तो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ आप उसको हटाइए। मैं नैतिकता के हिसाब से ऑफिस तक जाना बंद कर दिया कि भाई मैं जाऊंगी तो मैं हैम्पर कर सकती हूँ चीज़ों को, मेरे हो सकता है मैं कोई मेरे अपनी तरफ कर लूँ, तो नहीं, आप क्यों वो जगह दे रहे हो? अगर किसी ने कंप्लेंट करी आप इंक्वायरी तो करो, बात तो करो। वही बेसिक मेरी वो थी। 7 दिन बाद भी एक महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष थी नेटा डिसूजा, उन्होंने मुझे दूसरे या तीसरे दिन फ़ोन किया, उनको नहीं पता था ये चीज़ हुई है, और उन्होंने मुझे बोला कि चुनाव चल रहा था लोकसभा का, कि आप इस जगह में, आपकी डिमांड है, आपने प्रचार के लिए जाना है। एंड मैंने उन्हें कहा कि आप क्या बात कर रहे हो, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है? तो मैंने उनको पूरी घटना बताई, और दीदी करके, मैं उनको बहुत सालों से जानती हूँ, मैं 22 साल रही हूँ, सबको जानती हूँ, हमेशा उनको बड़ी बहन की तरह देखा। उन्होंने मुझे बोला, चिल्लाई मुझ पे, घर में जब शादी होती है ना राधिका, और ऐसी कोई घटना हो जाती है कि कोई किसी को छेड़ देता है या कुछ कर देता है, तो चुप रहते हैं, शादी खराब नहीं करी जाती है, जो चुनाव है वो शादी की तरह होते हैं। एंड इतनी जोर से चिल्लाई। उनके पीछे एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे जो AICC सेक्रेटरी हैं, और मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि उन्होंने मेरे, क्यों मैं किसी का नाम लूँ, पर मेरे को उनकी आवाज़ भी आ रही थी और मेरे को पता था कि वो उनके साथ है ऑफिस में, क्योंकि वो भी इंचार्ज थे। उन्होंने पीछे से कहा फ़ोन रख दो, मत बोलो ये सब। उन्होंने उनको रोका। एक औरत ही औरत को सपोर्ट करने को, अरे बोल रही है कि शादी होती है घर में तो चुप रहना चाहिए, शादी करा में। जयराम रमेश ने मुझे कहा, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस, इलेक्शन चल रहा है, तुम कैसे बोल सकती हो? अरे क्यों नहीं बोल सकती, इलेक्शन चल रहा है तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इलेक्शन चल रहा है तो मैं तो इतना ही बोल रही हूँ ना कि शो कॉज नोटिस। 7 दिन बाद मुझे कहते हो अच्छा अब तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा अब तो मैं जो भी चाहती हूँ इट्स टू लेट। जो पार्टी 7 दिन में शो कॉज नोटिस नहीं भेज सकती, और जो 22 साल से अब तन मन धन, हम तनख्वाह पे नहीं है, वी डोंट अर्न मनी, आई हैव नॉट अर्नड अ सिंगल रुपी। आज मैं 40 साल की हूँ, आई एम स्टिल डिपेंडेंट ऑन माई फैमिली। आप 24 घंटे, हमने अपना जीवन दे दिया। वो टाइम जब मैं अपने उम्र की लड़कियों के साथ शायद बाहर जा रही होती, अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने, बाहर पार्टी, आई चोज दिस लाइफ, बट मैंने पार्टी को वो दिया। मैंने अपने घर से पैसा लगा के पार्टी में काम किया, दिन रात काम किया, 24 घंटे काम किया। मैंने आपका सोशल मीडिया यूथ कांग्रेस का खड़ा किया, ग्राउंड पे काम किया। हम लोग अपना घर छोड़ के महीनों कभी गुजरात में, कभी कहीं जहाँ प्रभारी बनते थे, ग्राउंड पे काम करते थे। और हम लोग अपने घर से निकलते हैं तो टिकट से लेकर वहाँ रहना, जहाँ रहते हैं, हर चीज़ का खर्चा हम खुद देते हैं। अच्छा, कोई पे नहीं करता। तो मेरे घर से मैंने, अब जैसे बोले ना, आई हैव गिवन माई टाइम, आई हैव गिवन माई एंटायर लाइफ, और उसके पैसा तो चलो आएगा जाएगा, हाथ की मैल है, पर मेरा जो 22 साल चला गया वो तो वापस नहीं आएगा ना। और तब भी अगर पार्टी मेरे साथ सिर्फ एक शो कॉज नोटिस, में तो ये भी नहीं कह रही कि निकालो, इंक्वायरी करो, कम से कम उतना तो करते। और उस पर अगर कर दिया तो सोचो उस पार्टी की क्या मानसिकता होगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बट मैम, हाउ डिड यू ओवरकम दिस? आई मीन कुछ तो एक मेंटल हेल्थ पे भी टोल नहीं लेता ये सब? यू गेव सो मच, सो मेनी इयर्स ऑफ योर लाइफ टू दिस पार्टी, एंड इन द एंड ये हुआ। अगर मेरी मेंटल हेल्थ पे ये चीज़ टोल ले लेती
और मैं इसको हावी होने देती तो मैं जीवन में कभी किसी और महिला की आवाज़ नहीं बन सकती थी। मैंने राजनीति में मैं इसीलिए आई कि मैं लोगों की आवाज़ बन सकूं और उनकी कोई प्रॉब्लम हो उनके लिए खड़ी हो सकूं। लेकिन मैं अगर चुप होकर डर के बैठ जाती तो मेरे को राजनीति में होने का कोई हक नहीं बनता। अगर हाँ क्यों नहीं, फ़र्क तो पड़ता है। मेरे लिए बहुत आसान नहीं था पार्टी छोड़ के जाना। आप अपना घर छोड़ के जा सकते हो 22 साल बाद, लेकिन मैंने ये देखा इस पूरे 1 साल के अंदर और ये पूरे टाइम के अंदर, और जब ये सब हो भी रहा था, जिन लोगों के साथ मैं बड़ी हुई हूँ, जिन लोगों मेरे फ्रेंड्स थे, आज वो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं। वो मुझसे इसलिए बात नहीं करते क्योंकि मैंने पार्टी बदल ली। रियली? मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जो आज कोई राज्यसभा एमपी है महिलाएं, कोई लोकसभा एमपी है, कोई विधायक है, कोई पार्टी में एआईसीसी ऑफिस पर, जिनके साथ मेरा रोज़ उठना बैठना खाना पीना फ्रेंड सर्कल तो वही था। जब मैंने 17 साल की उम्र से और कुछ किया ही नहीं तो फ्रेंड सर्कल भी तो यही होगा। मेरी नेचुरल फैमिली के अलावा जो मेरी फैमिली है, जिनके साथ मैं हफ्ते में 3 दिन मिलती थी करती थी, किसी ने एक बार फ़ोन उठा के ये नहीं पूछा राधिका आर यू ओके। एक थी उनका नाम है चैनिका जी, वो आई थिंक अब क्या है पार्टी के अंदर उनके पास, मुझे पता नहीं, वो यूथ कांग्रेस में भी होती थी, लेकिन उनसे मेरा इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं था। हाँ दीदी करके मैं बात करती थी। वो एक लौती महिला थी जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आर यू ओके। वो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। शी वॉज दी ओनली पर्सन, अरे पवन जी जो मुझसे पूछे, 2 जने थे इस पूरी पार्टी में जिन्होंने ये पूछा राधिका तुम ठीक हो। और चयनिका दीदी के साथ तो मेरा कभी इतना रहा ही नहीं। हाँ हम कलीग्स हैं, आते जाते कभी उन्होंने प्रोग्राम में बुला लिया इतना, पर जो महिलाएं, जो आदमी जिनके साथ मैं रोज़ उठती बैठती थी, खाना खाती थी, जिनको मैं अपनी बड़ी बहन मानती थी, आज बड़े बड़े पदों पे है, राज्यसभा लोकसभा पे एमपी है और बड़ी बड़ी बातें करती हैं महिलाओं के बारे में, एक फ़ोन उठा के ये नहीं पूछा। मैंने भी रिश्ता ख़त्म कर दिया। जो ये नहीं पूछ सका तुम ठीक हो, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, मैं आपको अपनी लड़ाई का हिस्सा बनने को नहीं कह रही, लेकिन आप फ़ोन उठा के ये पूछ सकते हो आर यू ओके। क्योंकि जब आपके साथ कोई घटना हो रही थी तो मैंने भी फ़ोन उठा के पूछा था आर यू ओके। आप पार्टी छोड़ो ना छोड़ो वो आपका पर्सनल चॉइस है, बट बेसिक आप जिसके साथ, अरे हम घर में कोई जानवर भी पालते हैं उससे भी अटैचमेंट हो जाती है। मैं तो 22 साल दिए इस पार्टी में, इंसान हूँ। आप घर में एक डॉग, कैट, पैरेट कोई भी पाल लो, अगर वो हमारे बीच में नहीं रहता या भाग जाता है या मर जाता है या बीमार हो जाता है, हमें उससे तकलीफ हो जाती है। हम तो इंसान हैं जिनके साथ आप अपने पूरा पॉलिटिक्स भी डिस्कस कर रहे हो, एक ग्रुप में भी चल रहे हो। बस इतना ही तो पूछना था ना, आई यू ओके। 22 years is a very very long time. That is what hurt me the most, which is why I left the party. And जो पार्टी को मैं इतना कुछ बोलती थी, मतलब पॉलिटिकली, मैंने कभी भाषा की मर्यादा नहीं क्रॉस करी। आप मेरे ट्वीट्स भी देख लेंगे, मैं हमेशा प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी करके लिखी हूँ। मेरे आइडियोलॉजिकली मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ, पर आई हैव नो राइट टू डिसरिस्पेक्ट। मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, इस देश को चला रहे हैं, और वो जनता की चॉइस है। आज वो हैं, कल कोई और होगा, इट्स तभी तो डेमोक्रेसी है। बट जिस तरीके से जब मेरे साथ ये घटना हुई, चाहे वहाँ के मुख्यमंत्री हो, वहाँ के गृह मंत्री हो छत्तीसगढ़ के, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे कोई भी हो, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जी ने भी जैसे इस बारे में चर्चा करी, एक उसमें भी बात करी थी, एक रैली में भी मैंने देखा था न्यूज़ में। उस समय तो मुझे होश ही नहीं था क्या हो रहा है। जब मैंने ज्वाइन किया तो नड्डा जी ने जिस तरीके से मुझे वेलकम किया, ये बात मैंने उन्हें भी बोली थी कि सर मेरे को आज इतना अजीब लग रहा है क्योंकि लास्ट ट्वीट मैंने आप ही के खिलाफ किया था और वो आज मेरी वॉल पे अभी भी सबसे ऊपर ही है। और मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं बोला कि अपने ट्वीट्स पुराने डिलीट करो, दे आर ऑल देयर। हाँ मैं ट्रोल होती हूँ, कई बार मुझे लोग बोल देते हैं डिलीट कर लो, मैंने कहा क्यों, मैं डिलीट कुछ नहीं करूँगी। ये भी एक रियलिटी है। और आज भी कि आपका सबसे बड़ा क्रिटिक अगर आज आपके ही साथ खड़ा है तो वो दैट स्पीक्स फॉर इट। अगर मैं किसी बात पे क्रिटिसाइज करती थी और आज मैं उसी बात पे ये गिनवा रही हूँ देश को कि देखो मैं गलत थी ये सवाल पे, ये असलियत है। तो मैम ये सब कुछ स्टार्ट हुआ बेसिकली आपकी एक विजिट राम मंदिर से, राइट? उस वजह से एक मेरे खिलाफ एक वो अंदर बैठ गया। वरना एक बताओ, जो लड़की इतना टाइम दी है, एक शोकॉज ही तो मांग रही थी, उनको एक वो मैंने कहा ना कि हिंदू हिंदू, तो एक वो सारा प्रॉब्लम हो गई कि भाई
मैंने कहा ना, आपका सबसे बड़ा हैंडीकैप है कि आप जनरल कैटेगरी से हो या आप एक हिंदू हो, ये सबसे बड़ा हैंडीकैप है। एंड मैं शुरू से इस बात में बोलती थी कि हम क्यों नहीं वेलकम करते। राम मंदिर हैज बीन द स्ट्रगल फॉर ओवर 500 years। Yeah. वर्ल्ड ओवर हिंदू चाहते हैं ये चीज़ हो। और आप, इनफैक्ट मैं तो ये भी कहती थी कई बार कि जब रियलिटी, जब आप कहते हो, मतलब कि इंदिरा जी हो वो पूजा करती थी, राजीव जी हो सब पूजा करते थे, हम जब इधर आ गए, आज की कांग्रेस छुपाती क्यों है, छुपाना क्यों है अपना रिलीजन, एंड ड्रामेटाइज क्यों करना है? आप बात करो ना। एंड इस बात के लिए जैसे मैं कह रही हूँ, जो मुझे डिबेट पे नहीं भेजते थे क्योंकि मैं टू हिंदू हूँ। एक तो टू मच हिंदू कैसे होता है, कोई कम हिंदू और ज्यादा हिंदू कैसे होता है, ये भी अपने आप में एक ज्ञान है। टू मच अबाउट रिलीजन। हाँ। आपका ये जब हुआ, ये सब आपका एक्सपीरियंस हुआ कांग्रेस पे, तब आपकी फैमिली का क्या था, सपोर्ट था तब भी? अच्छा, जब ये सब हुआ तो उस वक्त तो मेरे घर में किसी को पता ही नहीं था। अच्छा, बिकॉज एनीवे बात 6 बजे ये हुई, मेरा BPM 155 156 चला गया, मेरे को भागते हुए हॉस्पिटल लेकर गए 2 जने वहाँ के। उसके बाद मैं कमरे में आई, पूरी चीज़ हुई, जो सारी चीज़ें हो रही थी, एंड मैंने फिर आके उनको बताया। तो मेरी मदर थोड़ा सा घबराई क्योंकि उन्होंने कहा वो जिस तरीके के लोग हैं, भूपेश बघेल किस तरीके के हैं वो सब जानते हैं। थ्रेट टू लाइफ आल्सो। तो तो मेरी मदर 2 दिन बाद आ गई थी। आई रिमेंबर उस समय चुनाव का समय था, तो एक एक टिकट 40-40 हज़ार की आ रही होती थी। पीक सीज़न था, लोकसभा चुनाव थे। 4 दिन बाद, 5 दिन, हफ्ते भर बाद वोटिंग थी। तो मेरी मदर अगले दिन रायपुर आ गई क्योंकि आई सेड आई विल नॉट रन अवे फ्रॉम हियर, एंड इलेक्शन का टाइम है तो पार्टी विल नीड मी। एंड 4 दिन लगाए उन्होंने, प्रेसिडेंट ने हमें बुलाने में कि आके अपने हिस्से की स्टोरी सुनाओ। वो भी क्योंकि पवन जी ने 3 बार चिट्ठी लिखी, बार बार बोला कि आपके पास 24 घंटे है ये रिपोर्ट सबमिट करने को, जो 24 घंटे आज तक नहीं हुए, रिपोर्ट कभी नहीं आई। वो मैंने उस रिपोर्ट के जो टाइम लिमिट था कि आपने रिपोर्ट सबमिट करनी है, अरे उसमें कुछ तो एक्शन लो या मेरे खिलाफ एक्शन लो। अगर मैं गलत थी तो निकाल देते मुझे पार्टी से। अगर चुनाव के समय में कोई महिला ऐसे आरोप लगा रही है, प्रियंका गांधी से गुहार कर रही है ट्विटर पे कि आप छत्तीसगढ़ आ रही हैं, मेरे को न्याय दीजिए, अगर मैं इतनी चीज़ें कर रही हूँ जिस बात पे आज मुझे बोला जाता है गद्दार, अगर मैं सो कॉल्ड कांग्रेसियों के हिसाब से गद्दारी कर रही थी तो मुझे पार्टी से निकाल देते, मेरे खिलाफ ही नोटिस निकाल देते दैट फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज यू हैव बीन थ्रोन आउट। द फैक्ट कि मुझे नहीं निकाला गया, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, पार्टी जानती थी कि मैं सच बोल रही हूँ, एंड वो गलत है, वरना एक्शन लेना चाहिए था ना। आपने सिर्फ बोला कि चुनाव जाने दो फिर एक्शन ले लेंगे। क्यों भाई, चुनाव जाने दो ताकि वो किसी और महिला के साथ या किसी और के साथ और बदतमीजी करे, उसके तो और वो बढ़ रहे। अच्छा, उसके बाद पार्टी छोड़ के जाती हूँ तो वो पार्टी मंच देती है उस आदमी को मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, मेरी माँ को लेकर आने के लिए, मेरे 20 साल के छोटे भाई को लेकर आने के लिए। ये कांग्रेस पार्टी है जो पार्टी को मंच देती है। मैम इससे वही मोदी जी की मदर को भी इन्हीं की पार्टी से किसी ने काफ़ी फाउल लैंग्वेज में एड्रेस किया था, जिसकी वजह से बिहार बंद हुआ था। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी, आई मीन मोदी जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। देखो, जब प्रधानमंत्री जी अपनी माता जी के लिए बोल रहे थे, एक तो उनको सलाम करती हूँ मैं कि वो पूरे SCO समिट में गए और उन्होंने नेशन को पहले रखा। उन्होंने कहीं पे भी किसी को भी इतना सा नहीं लगने दिया कि उनकी माता जी के खिलाफ इतना कुछ बोला गया है। किसी की भी माँ होती है, चाहे 70 साल के हो जाए, हम 80 के हो जाए, वो चाहे इस दुनिया में हो या ना हो, हम उन्हीं का अंश है। माँ सबके लिए, माँ मतलब माँ के खिलाफ नहीं सुना जाता। और ये जानते हुए आप सोचो उनकी क्या इमोशनल स्थिति होगी, लेकिन उन्होंने नेशन फर्स्ट रखा पूरे समिट में। कहीं ये किसी को लगने नहीं दिया, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, वो काम कर रहे थे और नहीं होने दिया। वापस आए तो उन्होंने इस बारे में बात करी, और जब मैं उनका वो देख रही थी स्पीच, तो मैं कनेक्ट कर रही थी उनके साथ। मैं समझ रही थी कि उनको कितनी पीड़ा हो रही होगी। वो तो उनकी मदर पूरे 100 साल, देखिए कितनी दिव्य आत्मा थी वो, कि 100 साल कहते हैं ना हमारे धर्म में कि इतने 100 साल बिना किसी कष्ट के, बिना पीड़ा के वो रही,
आपके पुण्य कर्म थे जो वो रही, और उन्होंने अपने पर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, जैसे हमारे धर्म में कहा जाता है, सब देखा, पूरी वो देखी, और अपने बेटे को इस देश की सेवा करते हुए देखा। हर माँ इस देश की चाहती है कि उनके बच्चे देश की सेवा कर सके, एंड प्राउड फील शी सॉ हिम कि कहाँ से वो कहाँ तक आई। तो जब प्रधानमंत्री जी को याद आ रहा होगा कि उनकी मदर ने कितना स्ट्रगल किया, कि अगर हीरा बा वो मेहनत नहीं करती, घर घर जाके बर्तन नहीं धोती, अपने बच्चों को नहीं पालती, तो प्रधानमंत्री मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं सही होते। बात है, ऑफ कोर्स। तो उनके जो पीड़ा थी उस वक्त, वो तब भी नहीं रोए, तब भी कंट्रोल करी, और लगातार देखो, पहले भी कुछ समय पहले भी उनकी मदर और फादर को गाली दी गई थी, 4-5 साल पहले भी। और मेरा ये मानना है कि जो महिला आज तक, आप मुझे एक वीडियो दिखा दें, मैं चैलेंज करती हूँ आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को, जो उनके आईटी सेल की गाली वाली मैडम चलाती हैं, एक वीडियो दिखा दें जिसमें मोदी जी की मदर ने एक भी राजनीतिक कोई टिप्पणी करी हो या राजनीति से लेके कुछ बोला हो। प्रधानमंत्री जी की माँ, जो प्रधानमंत्री जी के घर में भी नहीं रही, उन्होंने प्रधानमंत्री की माँ होने का कोई बेनिफिट नहीं लिया कभी। मतलब जो एक बार शायद 2 बार वो मिलने आई थी उनको, वरना कौन नहीं चाहेगा कि उनकी माँ यहाँ रहे। एट दैट एज जिस तरीके की केयर उनकी यहाँ पे प्रधानमंत्री के निवास में हो सकती थी, जिस तरीके से वो, और मे बी शी वुड हैव लिव्ड लॉन्गर ऑल्सो, आपको जो उनको कंफर्ट मिल सकते थे, जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया, बट उन्होंने एक भी चीज जनता के टैक्स पेयर्स की नहीं ली। और बनाम एक वो फैमिली है जो पैदा होने से पहले ही उनको सब कुछ देश की जनता के टैक्स पेयर्स के मनी से मिलता आ रहा है। पूरी पूरी फैमिलीज है, चाहे वो गांधी फैमिली हो, उनकी मदर हो, उनकी दादी हो, उनकी बहन हो, सब राजनीति में आने वाली, उनके नीस एंड नेफ्यू भी आएंगे। आप यादव फैमिली देख लीजिए, तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, लालू जी हो, रबड़ी जी हो, उनकी बेटियां हो, सब राजनीति में है, सब कहीं ना कहीं राजनीति में हिस्सा लेते हैं, कैंपेन करते हैं या चुनाव लड़ते हैं, पूरा परिवार राजनीति करता है, लेकिन वो कभी राजनीति नहीं करी, तो आपने उनको क्यों घसीटा? इससे बिहार पॉलिटिक्स, बिहार उसमें भी इम्पैक्ट आएगा, इलेक्शन पूरे देश में आएगा। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चौकीदार चोर है, राफेल, उसके बाद माफी मांगी गई कोर्ट में, लगातार चाय वाला, जब जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी गई है या अपशब्द कहे गए हैं, देश की जनता ने एकजुट होकर जवाब दिया है, किसी और को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी है। और बार बार आप देखिए ना कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कार ऐसे है ही नहीं जहां पे माँ को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है, माँ को पूजा जाता है। छत्तीसगढ़ में, सॉरी, बिहार में तो अभी छठी मैया की पूजा करी जाएगी, और आप वहां पे किसी की माँ जो इस दुनिया में नहीं है उनको गाली दे रहे हो। तो सोचो, पूरे देश, उस दिन प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश रोया था। और आप देखिएगा, सिर्फ ये चुनाव के लिए नहीं है, पूरा देश ये देखता है, जो एक माँ जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए ऐसे करता है। और अभी हमने हाल ही में एक पॉडकास्ट देखा भी था जिसमें ये भी सुना था कि कैसे वो सोनिया जी से स्वयं बात करते हैं, जो अपनी माँ की, गोवा के उप मुख्यमंत्री का शायद इंटरव्यू था, आप ही के यहीं हुआ है, मैंने वो देखा भी था। तो जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, वो किसी और की माँ की इज्जत क्या करे? हाँ, मतलब आपने जो बातें It's बताई हैं shameful. कांग्रेस पार्टी की, दैट इज रियली, मतलब सबसे पहले तो ये समझ आता है कि उन्हें औरतों की तरफ तो कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं है। एंड दे कैन स्टूप डाउन टू एनी लेवल जस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड इंटरेस्ट। एब्सोल्युटली। मैम, आपके अकॉर्डिंग यूथ का माइग्रेशन हाईएस्ट क्यों है बिहार में? देखिए, 75 ईयर्स में से 55 ईयर्स, 54 ईयर्स कांग्रेस की सरकारें इस देश में रही हैं। और जब भी किसी प्रदेश की प्रगति की बात आती है तो सेंटर का साथ बहुत ज़रूरी होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। हाल ही में जो ये यात्रा निकाल रहे थे जिसमें गाली देने का काम किया उन्होंने प्रधानमंत्री जी की मदर को, तो कई लोगों से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मुलाकात करी। एक ऐसी ही मुलाकात थी जिसमें एक युवक उनसे मिलता है और राहुल गांधी उससे उसका नाम पूछते हैं। वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लालू है। तो वो हैरान होते हैं, लालू? तो कहते हैं अच्छा तुम्हारा, तेजस्वी कहते हैं पिताजी पे नाम रखा हुआ है। हाँ, मैं जब पैदा हुआ था वो बहुत बड़े, उस समय आई थिंक मुख्यमंत्री थे आज, तो मेरे पेरेंट्स ने इंस्पायर होके रख दिया। तो कहता आप क्या करते हो? कहते मैं तो बिहार में रहता नहीं, मेरे को पलायन करना पड़ा क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था ना स्कूल्स थे ना कुछ था, तो हमें बाहर नौकरी के लिए जाना पड़ा, तो काम के लिए। तो उनसे पूछा
तो कि कहाँ गए, तो गेस करो कौन सा स्टेट बताया? गुजरात। तो उन्होंने बता दिया गुजरात। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्रियों के अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपके लोग को काम भी मिले और बाहर से भी लोग आ रहे हैं। लेकिन अफसोस 18 साल पहले तक चाहे लालू प्रसाद यादव जी का जंगल राज हो या कांग्रेस की सरकारें हों, उन्होंने बिहार को नज़रअंदाज करना, बिहार के अंदर जंगल राज करने की कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो वहाँ पे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता था, महिलाओं को किडनैप कर लिया जाता था, और फिरौती से लेकर उसकी जितनी भी चीज़ें सेटलमेंट होती थी कि कितना पैसा देना है, क्या करना है, वो मुख्यमंत्री निवास के अंदर होती थी। मुख्यमंत्री तय करते थे कि कितना पैसा जाएगा। जब उनकी बेटी मीसा भारती की शादी हुई तो मीसा भारती नाम भी देखो, मीसा एक्ट के ऊपर रखा हुआ कि इमरजेंसी की याद दिलाती रहे। अलग बात है आज वो कांग्रेस में है, साथ मिल गए हैं गठबंधन में, लेकिन मीसा भारती की शादी के समय भी गाड़ियां शोरूम से उठा ली गई थी नई नई और लोगों में बांट दी गई थी। तो इस तरीके का खौफ था, बहुत क्राइम पीक पे था, कोई महिला बाहर नहीं जा सकती थी। का भी हाँ, बहुत और आप देखो ना वो समय ऐसा था कि बिहार में कोई लड़की घूमने नहीं जा सकती थी, दोपहर में भी नहीं जा सकती, दिन में भी उठा के ले जाते थे। आप कैंपेन करना तो बहुत दूर की बात है। और आज बिहार देखिए पिछले 18 साल में इतना बदला है कि वहाँ पे महिलाएं आराम से घूम रही हैं, पढ़ने जा रही हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस खुले हैं। और 10 साल जब यूपीए की सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी थे, क्योंकि राहुल गांधी तो सिर्फ एक एमपी होते हुए भी ऑर्डिनेंस फाड़ देते थे, कह देते थे ये नहीं चलेगा। और देखिए ना कमाल की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चुपचाप सुन लेते थे, वो तो उनके अंडर काम करने को भी रेडी हो गए थे, उनका एक स्टेटमेंट भी था। तो मेरा ये मानना है, और मैं सब जानते हैं कि मेरा क्या मानना, पूरा देश ही जानता है कि 10 साल यूपी की सरकार के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी थे। तो उन्होंने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया, ना एक पैकेज दिया, ना वहां पे बिहार को प्रगति की किसी चीज में ले जाने का काम किया, कुछ नहीं किया बिहार के लिए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पिछले 11 साल में 55,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, 704 नए पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है, 6 सीवेज के ट्रीटमेंट प्लांट्स बने हैं, हजारों लोगों को घर मिला है, लाखों लोगों तक बिजली पानी जैसी बेसिक चीजें पहुंची हैं जो 70 साल के बाद हमारे देशवासियों के हाथों से दूर नहीं होनी चाहिए थी। बिजली पानी, घर में शौचालय, ये हर भारतवासी के घर में होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने ये नहीं होने दिया। जब हमारी सरकार बनी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की, तो इतनी जगह थी जहां पे कभी बिजली पहुंची ही नहीं थी, और ये कहते हैं जी गांधी परिवार ने ये कर दिया वो कर दिया। उन्होंने तो पूरे स्टेट्स में इतना करप्शन कर दिया, लेकिन बिजली बेसिक चीज सोचो, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग थे जिनके घर में बिजली पानी और वॉशरूम नहीं था, तो हमारी सरकार ने वो बनाने का काम किया। और आपको एक और बात बताऊं कि किस तरीके से आज भी ये लोग बिहार के प्रगति के खिलाफ है। जब मखाना का बोर्ड बनाया गया तो सबसे ज़्यादा तकलीफ लालू प्रसाद यादव जी को ही, और उसके खिलाफ उन्होंने काम करना शुरू किया। मखाना वर्ल्ड में इतना पॉपुलर हो रहा है, बिहार में जो इतने और ग्रेन्स है जिनके पास जीआई टैग्स हैं, उनको वर्ल्ड में पहचान मिलना, उनका एक्सपोर्ट बढ़ना, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है बिहार वर्ल्ड में कई चीज़ों का। तो ये प्रगति तो हो रही है, एंड इतना खराब कर रखा था, इतना पीछे छोड़ रखा था बिहार को कि उसको ठीक करने में थोड़ा समय लग रहा है, बट वी आर एट इट, एंड ये चेंज होगा। इसीलिए 18 साल से लगातार जंगल राज की सरकार बाहर है, और 25 साल या किससे तो कांग्रेस नहीं आई है। तो ये प्रॉब्लम्स थी जिनको टैकल करने का प्रयास नीतीश कुमार जी और हमारी सरकार बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, जैसे ने बताया। तो पलायन एक इशू है जिसको टैकल किया जा रहा है। बहुत सालों का खराब किया हुआ सामान इतनी जल्दी तो ठीक होता नहीं है, हमारे साथ बहुत चैलेंजेस रहे हैं, हमें इतने सुधार करने पड़ रहे हैं और बेसिक चीज़ों में। पर लेकिन हाँ, आज महिलाएं बिहार में घूमती हैं। आप भी बिहार का चुनाव होना, चलना, मैं आपको लेकर चलती हूँ बिहार, चाहे पटना हो चाहे दरभंगा हो, कहीं भी हो, आज महिला बेखौफ बाहर निकल सकती है। महिला बिना डरे वहां जाके कैंपेन कर सकती है, वोट मांग सकती है। जैसे हमने जम्मू कश्मीर में देखा, जम्मू कश्मीर में आप सोच ही नहीं सकते थे आप शाम को 6 बजे निकल के आइसक्रीम खा सकते हो। अब तो राहुल गांधी स्वयं वहां पे जाके शाम को 6 बजे कश्मीर में आइसक्रीम खा के आए, और छोड़ ये देखो फ्रेंच एल्प्स छोड़ के वहां पे अपनी फैमिली के साथ स्कीइंग करने 2 बार जा चुके हैं। तो ये चेंज जो उनके समय पे होना चाहिए था, क्योंकि 54 ईयर्स
आपके पास सरकारें नहीं, आपने नहीं किया, तो हम वो कर रहे हैं और लेकर आएंगे एंड इंश्योर करेंगे कि हमारी सरकारें जब दोबारा भी आएगी, जैसे बिहार समझ चुका है कि किसको वोट करना है किसको नहीं, तो और प्रगति आगे बढ़े और उन लोगों को बाहर रहे जो बिहार की प्रगति से तकलीफ में रहते हैं। और देखो राहुल गांधी का तो आपको याद होगा, राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले केरला में एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि साउथ इंडिया के लोगों के अंदर ज़्यादा दिमाग होता है नॉर्थ इंडिया का अहम हिस्सा है बिहार। इसका मतलब आप कह रहे हो बिहारियों में दिमाग नहीं है? बिहारियों के खिलाफ स्टालिन के भाई जो एमपी भी हैं तमिलनाडु से, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पे आके बिहारी टॉयलेट साफ करते हैं। रेड्डी साहब जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के तेलंगाना के, उन्होंने ये कहा था कि हमारा तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। और उन दोनों को हाथ पकड़ के तेजस्वी यादव और राहुल जी अपनी यात्रा में बिहारियों के बीच में, बिहार के दिल में प्रोग्राम कर रहे हैं, यात्रा में खड़ा कर रहे हैं। तो ये बिहारियों के मुंह पे तमाचा नहीं है तो क्या है? मैम हमारी 4th लेडी आईपीएस बिहार से ही है। देखो बिहार ने क्या नहीं दिया, बुद्ध का देश, बी फॉर बिहार, बी फॉर बुद्ध, हमारी सीता मैया बिहार की पहचान, आईपीएस आईएएस, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पत्रकार, आप देखिए इतने बड़े बड़े ज्ञानी, हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट, वो भी बिहार से। लेकिन कांग्रेस को बिहार में क्या दिखता है? बी फॉर बीड़ी। कांग्रेस ने ये ट्वीट किया, उनको बिहार में हर रोज वो कहते हैं ना, पाताल के भी नीचे कोई जा सकता है, पाताल को भी शर्मिंदा करने वाला जो कंटेंट वो बिहार के खिलाफ डालता। मैं कह रही हूँ ना, इससे ज्यादा बिहारियों के खिलाफत क्या हो सकती है कि राहुल गांधी स्टालिन का और अपने मुख्यमंत्री रेड्डी साहब का हाथ पकड़ के, जो लोग बिहारियों को आए दिन गाली देते हैं, कहते हैं तुम टॉयलेट काम करने के लायक हो, उनको वहां लेके, और खुद जो बोलता है कि नॉर्थ इंडिया में तो दिमाग ही नहीं। बताओ, आपने देश के दिमाग को तक बांटना शुरू कर दिया क्षेत्र के हिसाब से, क्योंकि आपको केरल में जाके ये बोलना है। कौन सा केरल का आदमी इस बात से खुश होगा अगर आप उसी के देश के एक और प्रांत के आदमी को गाली दोगे? कोई नहीं खुश होगा। क्या हम खुश होंगे अगर केरल के या जम्मू कश्मीर या कहीं और के इंसान को गाली दी जाए? हम सब एक फैमिली है, भारत सब एक ही वो है ना, कोई पाकिस्तान थोड़ी है जो आप ऐसे जाके गाली दे रहे हो। सही बात है। और वो आपने बिहार में ये किया और तेजस्वी यादव साथ खड़े थे और मौन सहमति थी। तो तेजस्वी यादव क्या बिहार के बारे में सोचते हैं? पहले 18 साल उनके पिताजी ने और उनकी माताजी ने 18 साल पहले दिखाया जब उनका जंगल राज था, और आज बेटे ने दिखा दिया। और राहुल गांधी क्या सोचते हैं वो तो सामने ही है। तो प्रगति कैसे होती? पलायन करना पड़ा, लेकिन उसको रोकने का काम, ठीक करने का काम, आप देखो कोरोना में भी किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार, इंडिया अलायंस की, कैसे उन्होंने छोड़ दिया था, भगा दिया था लोगों को दिल्ली से जब गए थे। लेकिन ये इंश्योर करना कि वो सही सलामत पहुंचे, उनको वहाँ पे कोई डिफ़िकल्टीज ना आए। बिहार में इतने ज़्यादा लोग गए थे, कैसे वहाँ की सरकार ने उसको हैंडल किया, सब कुछ। एंड मैम अब बिहार में इलेक्शंस आ रहे हैं, आपको लगता है प्रशांत किशोर जी को बीजेपी ने प्लांट किया है वहाँ पे? वो हर दिन हमारी सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं। मतलब हम उनको प्लांट करेंगे, अपने खिलाफ ही पौधा प्लांट कर देंगे, गड्ढा खोदेंगे, सीड्स डालेंगे, प्लांट करेंगे, उसको पानी देंगे, कहेंगे आओ हमें गाली दो। लेकिन देखो डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये होती है कि बहुत लोगों को चांस मिलता है। इसलिए इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे सबको, मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत पार्टीज खड़ी हो सकती हैं, चाहे आंदोलन से खड़ी हो, मेहनत से खड़ी हो, और सबका स्वागत है। हम इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई तो नहीं है जो अभी चल रही है, जो इमरजेंसी लगा देती थी और कोई ना पार्टी बना सकता है, ना कोई अपनी आवाज़ उठा सकता है। तो सबका स्वागत है, सबको बिहार की तरक्की, देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए, अपना अपना योगदान देना चाहिए, और फिर जनता तय करे कि जनता को किस पे विश्वास है। क्योंकि हम तो देखिए जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर है। जनता हमारे काम से खुश होगी तो जनता हमें वोट देगी, जनता हमारे काम से खुश नहीं होगी तो किसी और को वोट देगी। लेकिन चुनाव का समय है, सबका स्वागत है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है, आज आपके यहाँ पे बोल रही हूँ, बिहार चुनाव के बाद मुझे बनाना, सरकार हमारी ही दोबारा बन रही है। एंड मैम अगर बीजेपी की आती है बिहार में, आएगी, अगर नहीं आ रही है, मैं बोला ना, तो बुलाना मुझे जैसे ही आएगा रिजल्ट। सो देन दिस विल आल्सो हेल्प आवर रिलेशनशिप्स विद नेपाल। देखिए नेपाल से हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं, और अभी जो नई
प्रधानमंत्री ने अभी ओथ लिया है, सुशीला जी ने, द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर Yes. ऑफ नेपाल। फर्स्ट वुमेन CGI भी रही, हाँ। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। देखो मैं ये मानती हूँ भारत और जहाँ पे चाहे नेपाल हो, देखिए दोनों जगह हैं, यहाँ पे महिलाएं आगे आ सकी, वरना देखो US आज तक एक महिला प्रेसिडेंट नहीं दे पाया। दे हैव नॉट बीन एबल टू एक्सेप्ट अ वुमन एज अ लीडर, जो मैंने शुरू में कहा था कि महिलाओं को बहुत मुश्किल होता है। एंड मैं मानती हूँ कि अमेरिका इसमें हमसे बहुत पीछे है अभी। दे हैव नॉट बीन एबल टू एक्सेप्ट कि एक महिला फ्रंट पे रहे। भारत में महिलाएं फ्रंट में रही हैं, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, स्पीकर, MPs, MLAs, गवर्नर्स, हर जगह रही है। और नेपाल भी अब उस कदमों पे चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मैं मानती हूँ कि इस समय नेपाल और भारत के रिश्ते बहुत और अच्छे होंगे, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था, बिफोर शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, सुशीला जी का एक इंटरव्यू भी था। उन्होंने उसमें कहा था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को नमस्कार करती हूँ एंड मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। शी रियली उनके बारे में बहुत तारीफ करी एज अ लीडर। और हमने ये जो हुआ इस समय जिस तरीके से हुआ वो बहुत दुखद है। कहीं पे भी इस तरीके की अराजकता नहीं होनी चाहिए और ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोग भी वहाँ जो भी रहा, लेकिन वहाँ पे भी जो वीडियो सामने आ रहे थे लोग यंगस्टर्स के, वो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे भी देश में मोदी जी जैसा कोई होता तो ये हालत नहीं होती बिहार की। एंड जिस तरीके से सुशीला जी के जो बातें हैं, उन्होंने भी खुद कहा कि इंडिया एंड नेपाल हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड रिलेशंस हैव शेयर्ड विद ईच अदर, और आगे भी रहेंगे। एंड जब वो मोदी जी के बारे में इतनी तारीफ कर चुकी हैं और क्या सोचती हैं, तो आप इससे आने वाले समय की एक झांकी है कि कैसे इंडिया और नेपाल के रिलेशंस अच्छे रहेंगे। सीता मैया और सब वहाँ पे नेपाल में पशुपतिनाथ जी हैं, हम सब जाते हैं, तो ऑब्वियसली नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन रहने चाहिए। एंड आई एम श्योर अब और इम्प्रूव करेंगे जब दोनों जगह अच्छे लीडर्स और जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं वो रहे, तो इट्स वेरी गुड। तो मैम हमने आज काफ़ी पॉलिटिक्स की बातें करी है एंड माय टेक अवे फ्रॉम दिस इज दैट good governance is very important for Absolutely. any nation to thrive. एब्सोल्युटली गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस सही ज़रूरी है। एंड स्पेशली जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जैसा मैंने कहा, ही ओनली वर्क्स फॉर द नेशन। Yeah. He doesn't see caste, religion. अनफॉर्चुनेटली इस देश में ऐसे लोग सत्ता में रहे हैं 54 years जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। Like चाहे Congress. दामाद हो, दामाद पहले क्या करते थे, कांग्रेस के दामाद होने के बाद कितने अमीर हो गए, कौन सी गाड़ी से आज कोई ऐसी गाड़ी, ऐसी मोटरसाइकिल नहीं है जो उनके पास नहीं है। आफ्टर ऑल है तो आप देखो, अगर वो लोग पॉलिटिशियंस ही तो हैं, तो अगर वो अपना, चाहे सोनिया जी हो, राहुल जी हो, सब MP सैलरी ड्रॉ करते हैं, उनसे पहले उनकी फैमिलीज भी, तो हम चाहे उनकी एजुकेशन हो, चाहे कुछ हो, सब हम लोगों के द्वारा ही तो टैक्स पेयर्स के मनी से है, तो उनका पूरा। लेकिन दे भी बड़ी सोचने की बात है कि उन सब ने अपने बच्चों को बाहर भेजा पढ़ने के लिए। एक भी गांधी परिवार का कोई हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा जो कहते हैं हमने 70 साल में देश को बनाया, हम IIT लाए, IIM लाए, तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज दिया, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अभी के भी बच्चे हो उनके। तो मोदी जी जिस तरीके से कर रहे हैं, जितने IITs और खोलने का काम किया, और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ताकि हमारे देश के बच्चे यहीं रहें, उनको बाहर ना जाना पड़े। ये बेसिक चीज़ें हैं। हम बिहार के पलायन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन देश से पलायन जो हुए थे और क्यों हुए थे कि आज तक गांधी परिवार को भी अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। इसलिए हम मानते हैं ना कि उनके सरकारों ने कभी ना देश में अच्छे स्कूल दिए, ना कॉलेजेस दिए, तो इसलिए बाहर भेज रहे हैं। अरे हमको तो फिर वो सवाल करेंगे कि आप लोग भी भेजते हैं बीजेपी, अरे हमें तो भेजना पड़ रहा है। जब आपके बच्चे बाहर पढ़ ले और वो नहीं मानते कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम अच्छी है, तो हमारे बच्चे इस एजुकेशन सिस्टम में पढ़े। अब हम इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशन्स को ये प्रॉब्लम ना हो, पर जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उतनी जल्दी बनाने भी पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि जो नेशन फर्स्ट लेके काम करे, और जिस तरीके से पूरे विश्व के पटल में मोदी जी भारत को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मेड इन इंडिया देखो, हम नया आईफोन ऑरेंज कलर का जो रिलीज हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर्स इन द रीसेंट टाइम जो आया है, मेड इन इंडिया। आप सोच सकते थे कि मेड इन इंडिया होगा, कि हमारा फ़ोन भी मेड इन इंडिया होगा। तो आईफोन वो भी, तो बहुत चीज़ें हैं, चाहे चिप्स वाली जो बात आ रही है सामने, बहुत चीज़ों को आज जब हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं,
जब हमारी सेना को इतना सशक्त किया जाता है और हमारे सेना के प्रमुख आके ये कहते हैं कि हमारे हाथ नहीं बांधे गए जो पहले किया जाता था और हमें ओपन हैंड दिया गया कि हम जो मर्जी करें, तो उसके साथ मेड इन इंडिया हमारे ड्रोन्स भी थे जो पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान में टेररिज्म भी खत्म Right. करके आए और जब वो हम पे अटैक कर रहे थे उनको सबक भी सिखा के आए, उनके बेसिस को खत्म करके आए। तो मेड इन इंडिया की ताकत क्या है वो हमने अपने पड़ोसी को भी दिखा दी जो हम पे हमेशा आक्रमण करने आता है। बड़े बड़े कंट्रीज में आजकल वॉर हो रही है, पर जिस तरीके से हमने हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट किया हमारी आर्मी ने किया, एयरफोर्स ने किया, नेवी ने किया, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, यूजिंग इंडिजीनियस वेपन्स, वो एक एग्जाम्पल है। It's a huge example. Yes. Because we've really achieved a lot in less time. अब और भी चीज़ें जो हमारे यहाँ पे रोज नए टेस्ट हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, तो भारत डेवलप कर रहा है और भारत की ब्रेन्स यहाँ रहें और बाहर ना जाए, वो बहुत ज़रूरी है। That is true, ma'am. तो मैम अगर आपकी फैमिली से suppose your niece or your daughter or anyone who wants to get into politics, would you encourage her? Obviously, I believe that एक्चुअली क्या है ना, जब हम पैदा होते हैं हम तब से ही पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाते हैं। हम पैदा होते हैं, उस पर राजनीति होती है कि पहले कौन हनी चखाएगा, पहले कौन गोदी में उठाएगा, नहीं ये नहीं तो दादी नानी के बीच में राजनीति होती है, ताई और उनके बीच में होती है ना, फिर घर में हम देखते हैं मदर एंड हमारी दादी के बीच में और जो हमारी ताई या चाची होगी वहाँ की राजनीति देखते हैं। तो राजनीति तो इंडियन हाउस होल्ड का अहम हिस्सा है पैदा होते ही। और आज की डेट में एक ये बहुत बड़ा चेंज आया है विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशन टू ग्रो, कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, राजनीति हैज़ बिकम अ टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑन एवरी डाइनिंग टेबल। हर घर में राजनीति की चर्चा होती है, लोग अवेयर हो गए हैं अपने राइट्स के बारे में। वरना जैसे राजीव जी ने कहा था 1 रुपया चलता है, 10 पैसा 5 पैसा पहुंचता है और लोग उसी में खुश थे। आज अपने हक का क्या चाहिए और राजनीति और चुन रहे हैं आप, बिकॉज आप अवेयर नहीं होंगे, आप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होंगे, आप वोट नहीं देंगे, तो आप कैसे अपने देश की प्रगति चूज करेंगे? वरना ऐसे ही 54 ईयर्स जैसे एक कांग्रेस की सरकारें रहेंगी और कोई भी गवर्न करके आपको चला जाएगा। आज अवेयरनेस है और जैसे प्रधानमंत्री जी ने ये खास कहा, पिछली बार आपको याद होगा अपनी स्पीच में उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि लाखों युवा जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है वो राजनीति में आए, जैसे मैं। हम फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियंस हैं जो आए हैं। अफसोस जब मैं कांग्रेस में थी तो ये सबसे बड़ा वन ऑफ द अदर हैंडीकैप्स था। आप हिंदू हो, आप बेटी हो, आप जनरल कैटेगरी से हो, तीसरा आपका हैंडीकैप ये है कि आप एक राजनीतिक परिवार से नहीं हो। लेकिन ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं चाहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियंस आए, दे विल हैव न्यू आइडियाज एंड ब्रिंग न्यू चेंजेस एंड न्यू डेवलपमेंट। आम लोग आए, आपको आना चाहिए, हर जने को राजनीति में अपना अपना योगदान देना चाहिए। और राजनीति में योगदान वहीं से शुरू हो जाता है जब हम वोट देने जाते हैं। करेक्ट, which is very important. So I believe first thing everybody should ensure is that they go out to vote, and उनके घर में हमारे यंगस्टर्स जो आने वाली जनरेशन है वो ये इंश्योर करें कि उनका हर घर में हर एलिजिबल वोटर जाके वोट दे के आए। वहाँ से शुरुआत करें एंड राजनीति का हिस्सा अपने, हम RWA हो कहीं हो, हर तरीके से अपना अपना जितना टाइम है या जितनी रुचि है उस हिसाब से देना चाहिए और बिल्कुल हिस्सा होना चाहिए। So, ma'am, do you consider Modi ji the most charismatic leader? ये देश की 140 करोड़ जनता पिछले 11 साल से जवाब दे रही है। विश्व के पटल पे हमें ये हर बार दिखाई देता है। देखिए वो जापान जाते हैं, किस तरीके से संस्कृत में श्लोक सुनाए जाते हैं। कभी सोचा था कि इस तरीके का भव्य स्वागत होगा? आरती से भी वेलकम हुआ था। बाहर के विदेश के सांसद जो हमारे धर्म के नहीं है वो प्रधानमंत्री जी के पैर छूते हैं। कांग्रेस इस बात से खुश होती थी, oh, he's come in a Rolls Royce and झंडा उठा, हाथ में अम्ब्रेला ले लिया है। नहीं, ये नहीं, तालियां बज गई, ये नहीं। पहचान ये हो रही है कि जब भारत देश के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं तो श्लोकों से, मंत्रों से उनका स्वागत होता है। वहाँ के लोग हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं, वो उनकी भाषा में उनका स्वागत करना चाहते हैं। ये नहीं होता कि इंडियंस जो वहाँ पे रह रहे हैं वो आके आगे खड़े हो गए हैं। वहाँ के मूल निवासी जो नहीं जानते
भाषा को वो सीख के प्रधानमंत्री जी का उस आपकी भाषा में स्वागत करते हैं। ये शो करता है कि उनकी लोकप्रियता कितनी है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी इकलौते प्रधानमंत्री हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, जब यूक्रेन और रशिया दोनों कहते हैं अपनी स्टेटमेंट में कि वही हैं जिससे दोनों की टॉक्स हो सकती हैं। और ये हाल ही की इतना कुछ हो रहा है, उसमें ही स्टेटमेंट आई है यूक्रेन की भी, और प्यूटिन साहब भी यही कहते हैं कि इंडिया हैज प्लेड एंड विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल जब पीस टॉक्स के लिए। तो उनकी लोकप्रियता हर बार चुनावों में देश की जनता दिखाती है, वरना इतना फटीग आ जाता है 10 साल की सरकार के बाद। लोग चेंज चाहते हैं, नॉर्मल है। आप भी रोज अगर दाल चावल खाएंगे आप भी बोर हो जाएंगे, तो सब चेंज चाहते हैं। लेकिन फिर भी इतनी वोट लेकर आना, इतनी सीटें लेकर आना कि पूरी की पूरी इंडिया अलायंस, पूरा के पूरा गीदड़ों का झुंड इकट्ठा हो गया एक आदमी को हराने के लिए, लेकिन टोटल इतनी वोट नहीं ला पाए जो अकेले उनकी पार्टी लेकर आती है। तो ये लोकप्रियता ही बताती है। हाँ मैम, ये तो आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, द काइंड ऑफ रिलेशंस ही इज बिल्ट विद अदर कंट्रीज। ये आई थिंक पहले एंड कभी हिज नहीं ओन हुआ। कंट्री, एंड हिज ओन कंट्री, ये पहले कभी नहीं हुआ है। एंड अब एक्चुअली में अवेयरनेस बहुत है, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ हिज सोशल मीडिया प्रेजेंस। पहले हम जाते थे बाहर हॉलीडेज पे तो किस तरीके से इंडियंस को मिसट्रीट किया जाता था, घंटों इमिग्रेशन की Racism, लाइन में, हाँ। वीजाज नहीं मिलते थे। आज इतना डिफरेंस है। हाँ। व्हेन दे से ओ यू आर फ्रॉम इंडिया एंड फर्स्ट थिंग, ओ मोदी जी, Yeah. एवरीबॉडी नोज द नेम ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। और जबकि एक टाइम था लोगों को ये नहीं पता था कि इंडिया नाम का कोई देश है, और ये रियलिटी है। हाँ, this आप is यूएसए जाते थे, आप वहाँ पे केंटकी जाएंगे या कोई कनेटिकट या कोई छोटी जगह पे जाएंगे या किसी विलेज में जाएंगे यूरोप के, नहीं जानते थे। नहीं जानते। एवरीबॉडी नोज, ओ इंडिया, मोदी जी। Now that is true, yes. Which is definitely. a very proud moment and I have seen that change जब हम बाहर की कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, जिस तरीके से जब हम एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, जो वहाँ की इमिग्रेशन ऑफिसर्स का जो एटीट्यूड होता है वो कितना चेंज हुआ है। पहले तो हिंदुस्तानियों को देख के लगता था भैया छुप छुप के आगे बस यहाँ पे बसने आए हैं। ये वो रियलिटी mentality है। होती थी। आज नहीं होता, आज दे आर सो वेलकमिंग, वेदर इट इज द मनी स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियंस जो बढ़ी है, चाहे हर तरीके से सशक्त होने का काम है, या जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है। सो बहुत चेंज आया है। Right. Ma'am, it was a lot of fun talking to you. So many facts came into light. It was good And talking to you as because well. honestly, I'm not very actively, following political news, but अब करना, रोज अखबार पढ़ा करो। but बहुत कुछ I've gained a lot of knowledge. It is very important that everyone, especially the generation today, is aware of political things, which helps you choose the right government and the right leader, That's very important. Yes. which is very important for the progress of the country and for us. जितने भी भगवान जी ने हमें साल दिए हैं वो अच्छे से गुजरे और देश आगे बढ़े, उसके लिए बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस। And for me, you're also an example of resilience. क्योंकि जो भी आपने कांग्रेस के टाइम फेस किया, that didn't stop you. You made the right decision at the right time and you moved ahead in your life. That I think also डिसीजन speaks a मैंने lot. नहीं लिया, राम जी ने तब भी लिया था। Yeah. जब मैंने वो पेपर छोड़ा था उसके बाद राम जी ने ही डिसीजन लिया। एंड आई कैन नेवर एवर इन माई लाइफ टाइम नाउ फॉरगेट कि जो मेरे साथ, जिनके साथ मैंने सब कुछ दिया, वो लोग मेरे साथ नहीं थे, और जिनको मैंने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, आज भी जितने वेलकमिंग बीजेपी रही है, दे डिडंट नीड टू बी। Right. मैं यहाँ पे आके खो सकती थी। समुंदर है हमारी पार्टी, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। Yep. बहुत लोग हैं कार्यकर्ता, लेकिन जितना रिस्पेक्ट एक एक कार्यकर्ता, जब मैं आई थी ना इस पार्टी में, एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, इतनी महिलाएं मुझसे मिलती थी। मैं किसी प्रोग्राम में जाती हूँ, जब शुरू के 6 महीने, अभी भी ऐसा होता है, मैं किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में जाती हूँ या कार्यकर्ता सम्मेलन में जाती हूँ या कोई कार्यकर्ता मिलते हैं, मुझे आके महिलाएं हाथ पकड़ के ये बात कहती हैं कि जब आपका रोता हुआ वीडियो देखा था तो हम भी रोए थे, हमें आपका दर्द समझ आया। और ये वो उस लड़की के लिए कह रही है जो 22 साल तक उन्हीं की विचारधारा के खिलाफ खड़ी रहती थी। Right. तो जितना अपनापन मुझे इधर मिला, और खुद के वहाँ पे बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका वाड्रा मुझे ब्लॉक कर देती हैं, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष मुझे ब्लॉक कर देती हैं, वो अनफ्रेंड कर देती हैं, गाली वाली मैडम, नाम भी नहीं लेना चाहती मैं तो उनका। तो मतलब महिलाओं इतना कुछ, और सुनती थी मैं कि महिलाओं के प्रति कुछ नहीं है। यहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट, इतने रिस्पेक्ट से सब बात करते हैं, इतने अच्छे से। मुझे नहीं पता कि मैं पिछले 22 साल में अपने प्रोफेशनल लाइफ में कभी इतनी एट ईज
हाँ, वो relax दिख भी रहा है है। आपके एटीट्यूड में, आपकी वाइब में वो रिफ्लेक्ट हो आप रहा मुझे है। पहले देख लेते तो हमेशा बोलते, मेरी मम्मी भी बोलती थी सारे टाइम तुम गुस्से में ही रहती हो। हाँ। अब इतना परेशान थे और एक ऐसे आदमी को डिफेंड करना पड़ता था कि ये नहीं पता कि आज जाके वो कहाँ पे क्या बोल देंगे। मैं बता रही हूँ, जब मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर होती थी, जब राहुल गांधी बोलने लगते थे ना, हम लोग सब ऐसे देखते थे, यार ये क्या बोलेगा आज, क्योंकि उसके बाद डिफेंड तो हमने करना है, उन्होंने तो बोल दिया। एज अ प्रवक्ता गाली तो मैंने खानी है, राहुल गांधी को थोड़ी पड़ रही है। टीवी पे जाके मैं बोलूंगी, देश की जनता तो हमारे को देख रही है, हमें तो डिफेंड करना है अपने नेता को, वो जैसा भी हो। हम तो परिवार मान के चल रहे हैं, पर अफसोस वो अपने परिवार को अपना नहीं परिवार मानते। नहीं मानते। इसीलिए इतना पलायन कांग्रेस से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। आई होप ये मैसेज इस प्लेटफॉर्म से और भी ज़्यादा स्प्रेड आउट हो। आई एम श्योर पीपल नो योर स्टोरी, बट और भी ज़्यादा लोगों को पता आई चले होप सो अबाउट योर टू। स्टोरी। तो जो लोग मुझे बार बार कहते हैं, एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस टू सेंड अ मैसेज टू ऑल दोज ट्रोल्स जो मुझे लगातार कहते हैं ना, क्या बोलते हैं मुझे अजीब अजीब। आप कभी मेरा सोशल मीडिया खोलोगी ना, मैं अपना फ़ोन दूंगी इसके बाद आपको, आप हैरान हो जाओगे, इतनी गंदी गंदी गालियां लिखते हैं, इतना गंद। और उसमें ऑफिस बेरर्स हैं कांग्रेस के, मतलब इतना गंद लिखते हैं। कई बार तो मेरे को ऐसे मैं फ़ोन फेंक देती हूँ अपना कि क्या लिख रहे हो। एक और बोलते हैं गिरगिट, पार्टी बदल के चली गई, क्या क्या वो वर्ड बोलते हैं बार बार कि वो वर्ड होता है ना कि जो धोखा दे देता है, धोखेबाज के दल लिए। बदलू। दल बदलू तो बहुत ही अच्छा वर्ड है, फिर भी उसके मुकाबले में जो मुझे बोलते हैं, इतना गंद बोलते हैं। लेकिन ये सब के सब अपनी जबान को जिप करे बैठे थे जब मेरा रोता हुआ वीडियो आया, जब मैंने न्याय मांगा, जब मैंने कहा कि एक्शन तो लो, मुझे ही निकाल दो पार्टी से, कुछ तो करो। पर किसी ने एक शब्द नहीं बोला। आज मुझे गाली दे देते हैं, आज बोल देते हैं तुमने पार्टी धोखा दे दिया, क्या क्या नहीं बोल देते हैं। मेरी मदर को खींच लाते हैं, मेरे भाई को ले आते हैं। मेरे परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी घसीट लाते हैं। लेकिन सोचते हैं कि मुझे गाली देंगे तो मैं डर जाऊंगी, लेकिन मैं यहीं खड़ी रहूंगी देश के लिए और उनको एक्सपोज करती रहूंगी। एंड मैं उस बात की ब्रांड एम्बेसडर हमेशा रहूंगी कि क्यों कांग्रेस को कभी सत्ता में नहीं आना चाहिए, कि कितनी खतरनाक है जो अपने ही, हाँ मेरे कुछ ट्वीट्स भी चलाते हैं कि मैंने कहा था कांग्रेस माँ होती है, बिल्कुल, पर मुझे नहीं पता था माँ के रूप में पूतना मुझे जहरीला दूध पिला रही थी इतने टाइम तक। माँ अपने बच्चों को पालती है, उनकी रक्षा करती है, ऐसे नहीं कि दरिंदों के सामने छोड़ देती है और कह देती है बस। मैंने किसी को ना धोखा दिया, ना कभी दूंगी। लेकिन अगर मैं फिर भी उस पार्टी में रहती तो राम जी मुझे कभी माफ नहीं करते और मुझे जीवन में मोक्ष नहीं मिलता। और मैं राजनीति में रहने के लायक ही नहीं थी अगर मैं चुप रह जाती। और मैं आज आपके माध्यम से उन सभी महिलाओं को बोलती हूँ जो कांग्रेस पार्टी में आज भी दब के रह रही हैं, जो आज भी परेशान हैं इतने लोगों के वजह से, क्योंकि उनके नेता आज भी नहीं सुधरे हैं। जीतू पटवारी क्या क्या बोलते हैं महिलाओं को लेके, महिला विधायकों के लिए अंदर रस ढूंढते हैं, क्या क्या बोलते हैं। तो आज भी बोलूँगी, आप चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे आप राजनीति में हो या ना हो, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे जहाँ भी हैं, कभी भी किसी भी आपके ऊपर कोई भी इस तरीके से कोई भी आदमी चाहे गाली दे या आपको दबाने की कोशिश करे, बिल्कुल मत दबना। अपनी आवाज़ उठाओ और कोई ना कोई, आप भगवान जी, राम जी, आप जिसकी भी आराधना करते हैं, वो आपका हाथ पकड़ के आपको इस दलदल से बाहर निकालेंगे। थैंक यू फॉर सेइंग दिस एंड स्पेशली ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज ये मैं भी चाहती हूँ कि कोई भी डर के या दब के ना जिए। इट्स हाई बिल्कुल। टाइम दैट वी शुड स्टैंड अप फॉर आवर राइट्स। बिल्कुल। एंड आदमियों को भी ये कह रही हूँ कि आपने जिसके साथ 20-20, 22-22 साल, महिलाओं को भी सुनती थी, महिला महिला की दुश्मन होती है, मैंने देख भी लिया। हाँ, ये तो लेकिन बहुत सच है। मेरा ये मानना है आप अच्छे इंसान तभी होंगे जब आप, अगर कोई परेशान है, उसकी आवाज़ बन के उसके साथ खड़े हो। आपको, चलो आपको अपनी राजनीतिक या अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं होना, पर कम से कम ह्यूमैनिटी लेवल आप नहीं साथ दे रहे, पर आप उसका विरोध करके उसको गाली मत दो। यू हैव नॉट लिव्ड माई लाइफ। आप मेरे शूज़ में एक कदम नहीं चले। अगर आप चले होते और उस दिन में अगर इन ट्रोलर्स ने सहा होता जो आज मुझे गाली देते हैं और अनबन जवाब लगाते हैं, कहते हैं सत्ता की मलाई के लिए छोड़ दिया। सत्ता की मलाई के लिए छोड़ना होता तो मैं 10 साल पहले ही छोड़ देती। मौके सबको मिलते हैं जीवन में, बट लोगों को ये महिला को सशक्त करने की बात करनी चाहिए, या किसी को भी। अगर कोई पीड़ित है तो उसकी भी कहानी सुनो, सिर्फ गाली देने से कुछ नहीं होता। और मैं फिर आई विल रिपीट कि किसी भी महिला को किसी से भी डर के दब के नहीं रहना चाहिए। आप आवाज़ उठाओगे, कोई ना कोई आपका हाथ पकड़ के, जैसा
भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, पूरे परिवार ने बीजेपी के मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस दलदल से बचा के निकाला। अदरवाइज अगर मोदी जी नहीं होते तो मैं सच बोल रही हूँ, आज राधिका खेड़ा आपके साथ यहाँ बैठी नहीं होती। मेरे साथ क्या छत्तीसगढ़ में होता मैं नहीं जानती। भाजपा की सरकार वहाँ थी, दिल्ली में सरकार थी डबल इंजन की, तो वहाँ से मैं बाहर आ सकी और आज मैं इतनी सशक्त तरीके से अपनी बात बोल रही हूँ। वरना जिसको इतना क्रिटिसाइज किया हो वो मुझे क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा? सही बात है तो हाँ। ना द्वेष रखा ना कुछ रखा और फिर एक लड़की को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो एक तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरे साथ मिला, आपको भी मिलेगा मौका। हर लाइफ में कोई ना कोई आपका साथ देने राम जी सबका साथ देते हैं। वेरी वेल सेड मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।